चलिए, आज की कक्षा में स्वागत है पुनः। और पुनः आज हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 80 तक हुआ था कल, आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर वह प्रश्न है, मतलब चलिए तो हो गया था, इसको करना था हमें। तीन चार शहर का नाम दिख रहा है, इसमें से एक शहर ऐसा है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है। दिल्ली। एक मिनट, जरा छोटा। तो प्रश्न आपका कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर स्थित नहीं है? पटना, वाराणसी और दिल्ली। आपके कानपुर तो गंगा नदी के तट पर ही है, पटना भी गंगा पर है, बनारस भी तट पर है, और दिल्ली एक शहर है जो गंगा के तट पर स्थित है। उसमें दिल्ली को अलग कर देंगे, गंगा के तट पर दिल्ली है, और बाकी शहर जो है कानपुर आपका सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के तट पर जो स्थित है कानपुर ही है सबसे बड़ा शहर। पटना जो है बिहार की राजधानी है, इसी को पाटलिपुत्र पहले कहा जाता था। श्रीरंगपट्टनम माने बनारस, बनारस, सारनाथ। अगला प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती के तट पर कौन सा नहीं है? चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। दूसरा कौन सा है जो इसके तट पर स्थित नहीं है? सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर शहर है। लाल, चित्रकूट जो आपका है, चलिए देख लेता है इसका जवाब। प्रश्न नंबर 82 है ये। बयासी का पहला वाला सही है, सुल्तानपुर इसी गोमती के ही तट पर है। चित्रकूट है, और तीनों शहर आपके जो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, तीनों शहर आपके जो हैं गोमती के ही तट पर हैं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ए वाला, सही कर देंगे यहाँ पे, ए वाला जवाब। चित्रकूट जो है गंगा नदी के तट पर नहीं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? कोलकाता, भुवनेश्वर, पटना। गंगा के तट पर क्या स्थित है? चलिए थोड़ा सा टाइम इसका हो गया, इसको मिलना पड़ेगा पुनः। कोलकाता। एक मिनट, चलिए। तो देखिए, इसमें कोलकाता आपकी जो है ये हुगली नदी के तट पर है, लखनऊ नदी पर है, और राजधानी राजधानी जो गंगा नदी स्थित है भुवनेश्वर है। और पटना किस नदी के तट पर है? पटना है गंगा नदी, गंगा के तट पर है। बाकी सब अलग अलग आपके हैं। भुवनेश्वर आपका जो है कि उड़ीसा, दामोदर नदी यहाँ बहती है। लखनऊ गोमती नदी बहती है, कोलकाता में हुगली नदी है, और मात्र एक ऐसा पटना है जहाँ की जो है वो गंगा के तट पर बसा हुआ और प्रांतीय राजधानी है किसी तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, किसने की है? स्वामी प्रश्न बताइए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेक किसके किसके शिष्य थे? राम कृष्ण। रामकृष्ण के शिष्य थे। इन्हीं के याद में ये आपकी स्थापना ओलिवरे आश्रम है। नहीं, ओलिवरे नहीं है, तो आश्रम का नाम तो रामकृष्ण मिशन ही है, पश्चिम बंगाल में है ये। और उसकी संस्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। अब लेकिन इस जगह का नाम जो कंफर्म जगह का नाम क्या है, उसकी जहाँ पे हुई थी स्थापना, ये पश्चिम बंगाल में है। और दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं आप? क्या मतलब किसकी स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती? आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की। ब्रह्म राजा राम मोहन राय ने किया था। विद्यासागर के बारे में जो परीक्षा प्रश्न आपके आते हैं, विधवा के अच्छा प्रयास किए थे।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश करके इनका एक पत्र निकला था, सोम प्रकाश। ये परीक्षा में पूछता है कभी कोई। अगला आपका है गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद। तो क्या सही करेंगे? गुरु गोविंद, गुरु अंगद। अंगद जो है गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे, और अंगद गुरु नानक के मरने बाद अंगद ही सब कुछ संभालते हैं, उसके बाद बाकी लोग आते हैं। इसका आपका ए सही हो जाएगा, गुरु अंगद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा ने किसकी स्थापना की थी? सबको पता है? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और प्रथा इसकी स्थापना क्या था? प्रथा समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। संस्थापक कौन थे रामकृष्ण मिशन के? स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। बहुत बढ़िया। बैक टू वेदांत, दयानंद सरस्वती। तो स्क्रीन पे है। सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन है? सिंधु, खरोष्टी और ब्राह्मी। क्या सही करेंगे? ब्राह्मी। ब्राह्मी, खरोष्टी। चलिए जवाब सही है, संस्कृत की ही लिपि है। तो ब्राह्मी का मतलब आपके जो वैदिक संस्कृत थी आपकी, उसकी लिपि है। या संस्कृत की लिपि ब्राह्मी मानते हैं, संस्कृत देवनागरी मानते हैं, दोनों मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मी ही संस्कृत है और ब्राह्मी ही संस्कृत की लिपि है। उसके बाद देवनागरी लिपि का भी कहीं कहीं नाम आता है। तो उससे देवनागरी लिपि आपकी हिंदी की लिपि है आपकी। और लिपि नहीं, खरोष्टी लिपि है ये, खरोष्टी लिपि। और क्या गुरमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, एक है। ये सब लिपियां, लेकिन उसमें देखिए जो दो भाषाएं, आप सिंधी भाषा है और प्रकृत, दो भाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो प्राचीन रूप क्या था देवनागरी लिपि का? खरोष्टी है कि ब्राह्मी है, गुप्री है, पाली है? खरोष्टी। ब्राह्मी या तो पाली। देवनागरी का प्राचीन नाम जो है ब्राह्मी ही है। ब्राह्मी। ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई है। इसी तरह से नया वर्जन देवनागरी लिपि है। संस्कृत से ही, कि भाई हिंदी जो है कि माता संस्कृत है, तो लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही निकल करके यहाँ पर भी आई हुई है, तो उसी का प्राचीनतम रूप है ये। पाली देखिए भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली रही है, जैन धर्म की भाषा प्रकृत रही है। और आप जानते हैं कि अब जो इतिहास पढ़ते हैं वहां पे गुप्त वंश जो था, गुप्त वंश की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी मुख्य रूप से। और खरोष्टी के बारे में बहुत पता नहीं है, इसमें लग रहा है उर्दू जो लिखते हैं उसमें खरोष्टी की तरह गधे की तरह जो लिखो, जो खरोष्टी कहते हैं। खर माने गधा होता है, खर माने गधा, और खर माने डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर को गधा कहा जाता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर को गधा बोलते हैं। गधा माने होता है लोग, और हा माने होता है हरने वाला। तो क्या हो गया? रोग को हरने वाला मतलब गधा। तो गधा कहा जाता है डॉक्टर को, संस्कृत में गधा कह सकते हैं आप, हा माने हरने वाला। आगे आ जाइए। पंजाबी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? अभी चर्चा इस पर हुई है। गुरमुखी। गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। बताओ इसका अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख है संविधान के देवनागरी लिपि का? 343। 343 भाषा का भी उल्लेख है और लिपि का भी उल्लेख। भारत की भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी। 343 में उल्लेख है, ये पूरी तरह से लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न पे आ जाइए।
जूल। जूल। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये भारत सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल जो है भारत में ही है। और प्रथम बार जो परीक्षा में कभी कई बहुत पुराने लोग प्रश्न कभी कभी पढ़ते थे इसको, कि प्रथम बार मतलब वायुयान से डाक कहाँ से कहाँ तक ले जाई गई थी, तो बताएगा इसको? नैनी से ले जाया गया था, नैनी से दिल्ली ले जाया गया था, कहाँ ले जाया गया था? नैनी से, पहली बार नैनी से जो दिल्ली से आ दिया, इस तरह करके जो डाक जो वहां से वहां पहुंचाएगी। चलिए, ये प्रश्न कठिन है, आपके काम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कठिन है। तो की संख्या है आपकी 91 है, इसको देख लीजिए। इसका बी ऑप्शन सही है, इसका बी वाला ऑप्शन सही है। वर्तमान में डाकघर की कोई कीमत नहीं रह गई अब है, एक तरह से बैंक के रूप में तब्दील चेंज कर रहे हैं लोग, बीमा करने वाला काम करने का सौंप रहे हैं डाकघरों को, ताकि उनका काम चलता रहे, ना हो। अब चिट्ठी पाती कब के युग में, मोबाइल के युग में। चलिए, भारत में कार्यरत कुल डाकघरों के कितना प्रतिशत ग्रामीण कार्यरत है? तो भी प्रश्न है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर है 92, इसका ऑप्शन सही है, ये 89% आपका यहाँ पे ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न यहाँ से कहाँ के है, विज्ञान के प्रश्न है। कार्य का मात्रक क्या है, बता दीजिए। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जूल जूल सर। कार्य का मात्रक जूल है। न्यूटन के तो न्यूटन किसका मात्रक है? ये किसका मात्रक है? न्यूटन न्यूटन बल बल। बल का मात्रक। चलिए, वाट किसका मात्रक है? शक्ति। शक्ति। कौन सी शक्ति? शक्ति का मात्रक। शक्ति के मात्रक होते हैं, बताइए का एक से एक मात्रक और कौन सा है? एक हॉर्स पावर है, पावर, अश्व शक्ति कहते हैं इसको है। बताओ, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? 746। कितने वाट बराबर? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ये एक परीक्षा वाट। प्रश्न जो कई बार आया हुआ है। 746 वाट बराबर एक हाथ पावर है। इसको हम हाथ पावर कहते हैं, साफ साफ हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, एक हाथ पावर का इंजन है, 2 हाथ पावर का है, 8 हाथ पावर, इस तरह हाथ पावर कहते हैं। वहां क्या हो, हार्स पावर है। हाथ पावर में क्या है, वो हार्स पावर है। लेकिन हम लोग गांव में हाथ पावर कहते हैं उसको, 8 हाथ पावर का, 9 हाथ पावर का, इस तरह कहते हैं उसको। तो हार्स पावर वो है, हार्स पावर में शक्ति बोलते हैं उसको। आपका है, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? दूरी का। समय का, प्रकाश का और धारा का। दूरी का। दूरी का मात्रक है ये, किसकी दूरी का मात्रक है? प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक वर्ष जितनी जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और खगोलीय दूरी का मात्रक है। इससे बड़ा मात्रक आपका पारसेक, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक कौन है? पारसेक। ये पूछा है कितने पारसेक बराबर एक पार, कितने प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है? कोई किसी को पता है? 3.2। इसका जवाब 3.2 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक। मतलब इसका ये हो गया, पारसेक बड़ा है प्रकाश वर्ष से, और दोनों जो है खगोलीय दूरी के मात्रक है। दूरी और मात्रक किसके हैं? खगोलीय दूरी के मात्रक है। प्रकाश की गति को बताएगा, प्रकाश गति कितनी, कोई बताएगा हमको? प्रकाश की गति क्या है? 8 गुणे 10 घात। अंदाजिया किसी की याद होता है? किसी की याद बोले? हाँ सर। 3 गुणे 10, प्रकाश की गति कितनी है? 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, 10 की घाते और सर 8 है मीटर प्रति सेकंड। हाँ, सेंटीमीटर में सर हो जाएगा 3 गुणे 10 घाते 10।
ये है, देखिए आपका इस तरह से है। और 3 लाख मीटर, 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो दोनों में अंतर है, दोनों दूरी से मात्रा मिल सकता है आपको, जैसे भी याद कर लीजिए इसको। और इसको जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है ये, इसको याद कर लीजिएगा। और वो नॉर्मल जो पूछता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है वो, तो भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है। तो जड़त्व का माप त्वरण। क्या इसमें है? त्वरण है। त्वरण। त्वरण है। 95 का सी, 80 सही किया हुआ, द्रव्यमान सही किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? यहाँ द्रव्यमान सही किया हुआ है, सी ऑप्शन सही यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आ जाइए इधर। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन, फोटॉन। परमाणु। परमाणु। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं परमाणु। जी। देखो प्रकाश लिखा हुआ, ध्यान से देखो, नहीं प्रकाश लिखा हुआ है। सर, पाजिट्रान करते पदार्थ हैं। नहीं, प्रकाश। नहीं नहीं, पदार्थ नहीं, पदार्थ नहीं, प्रकाश लिखा हुआ, ध्यान से देखो इसको। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इसे क्या कहा जाता है? फोटान। इसे हम फोटान कहते हैं। फोटान कहते हैं, ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगर यहाँ पदार्थ होता है इसकी जगह पे, परमाणु तब परमाणु होता है। तो पदार्थ है, लेकिन प्रकाश है तो प्रकाश को फोटान बोलेंगे। पदार्थ रहेगा तब इसको परमाणु कहेंगे हम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसी के अंदर रहता है। प्रश्न आपका है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है, उपरोक्त दोनों है, किसमें से कोई नहीं? अनुप्रस्थ। दोनों। 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 दोनों नहीं होगी, एक होगी भाई, एक होगी, इसमें दोनों नहीं होगी। अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य क्या सर? क्या वाला है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। जी 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 सर, जी जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? न्यूटन के द्वारा, हाइजेंस के हाइगेंस। द्वारा, प्लैंक के द्वारा, फराडे के द्वारा? जी सर, हाइगेंस। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश के तरंग का सिद्धांत देने वाले कौन थे? हाइगेंस ने सिद्धांत दिया था। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। तो हिंदी से ही प्रश्न है, और प्रश्न आपका है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़ है, ऑस्ट्रिच है, चीनी तिब्बती, किसकी है ये? भारोपी है। भारोपी मैंने बताया क्या होता है? भारोपी मैंने क्या होता है? भारतीय और यूरोपी, भारतीय और यूरोपी दोनों की मिक्स है ये। और लोग ये कहते हैं कि रूप से जो आर्यन जो भारत में जो आए थे, कुछ उनकी लैंग्वेज है, कुछ इंडियन लैंग्वेज मिक्स कर दी, दोनों मिक्स करके मतलब भारतीय और यूरोपियन। तो हिंदी जो है ये भारोपी भाषा की, जो भारोपी भाषा की है मुख्य रूप से, इसको भारोपी होता है, भारतीय और यूरोपीय। और द्रविड़ जो है, द्रविड़ से मतलब आपका दक्षिणी, जैसे कन्नड़ हुआ आपका, तमिल हुआ, जो द्रविड़ संस्कृत है, वहाँ की जो भाषाएं द्रविड़ संस्कृत से, जैसे कन्नड़ हुआ, तमिल हुआ, ये वहां से निकली हुई है। भारत में 2 प्रकार की संस्कृतियां जन्म लेती हैं, एक आर्य संस्कृत और एक द्रविड़ संस्कृत। तो दक्षिण भारत की संस्कृति जो द्रविड़ वाली आपकी, उत्तर भारत की आपकी आर्य वाली है। आर्य भाषा की जननी जो है आपकी संस्कृत है, और दक्षिण भारत की जननी जो है क्या है? द्रविड़। तो दोनों में अंतर, दोनों में है। अगला में आ जाइए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत, तमिल, उर्दू? तो क्या चीज है? हिंदी सर। भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल सही है।
राज्य है भारत के जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। भारत के 13 राज्य है जो हिंदी भाषी हैं और सबसे अधिक भारत में बोलने वाले हिंदी ही हैं। और संस्कृत भारत में तमिलनाडु में तमिलनाडु में और इधर आपके उत्तराखंड में कोई एक जिला है जहाँ पे बोलते हैं। और तमिल जो है एक ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है। दूसरे नंबर की भाषा भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपके हिंदी के बाद? तमिल है आपकी, तमिल है। और अगर बात करेंगे परीक्षा में प्रश्न कभी पूछता कि भारत यूपी की सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू है। द्वितीय भाषा यूपी उर्दू है। और संस्कृत के बारे में जानते हैं आप, है कोई समस्या नहीं। सबसे अधिक कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत आपकी है, लेकिन संस्कृत लोग में आने वाली नहीं क्योंकि बहुत टफ है, इसको बोलना चालना काम में उपयोग में कम आती है। तो अंग्रेजी ही जगह लेगी वो, और बाद में हिंदी आ सकी, संस्कृत हम आने वाली नहीं है। लेकिन सर्वाधिक पुरस्कृत भाषा आपकी संस्कृत ही है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका क्या सही करेंगे? अपभ्रंश से। अपभ्रंश। अपभ्रंश का नाम बताइए। वैदिक अपभ्रंश का नाम बताइए। ये तो अपभ्रंश सही है, अपभ्रंश सौर बिल्कुल सैनिक। सही, लेकिन अपभ्रंश का नाम बताइए। बिल्कुल जवाब सौर सही, सैनिक। सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ हिंदी भाषा का जन्म जो है। ये याद रखिए, हम कई बार पूछा हुआ है हिंदी का जो है किस अपभ्रंश से हुआ, तो उसका जवाब क्या रहेगा आपका? सौर सैनी अपभ्रंश रहेगा। सर ये क्या है? क्या नहीं है, इसे आपकी प्रकृत भाषा जो आई से अपभ्रंश बनता आपका है। अन्य अपभ्रंशों से विभिन्न भाषाओं का निर्माण होता है, और उसी में एक सौर सैनी अपभ्रंश है जिससे आप जो आपकी पश्चिमी जो है, और अपभ्रंश से ही आपकी जो हिंदी का जो है जो खड़ी बोली आपकी है तो वो निकलती है वहां से। अब इसके बारे में बहुत पढ़े तो आपको भाषा विज्ञान, हिंदी का भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तब समझ में आए कैसे कैसे क्या है। मुख्य रूप से अपभ्रंश से आपकी उपभाषाएं बनती, उपभाषाओं से बोली बनती है आपकी है। पश्चिमी भाषा आपकी, पूर्वी आपकी इधर जो है मतलब पहाड़ी, तो भाषाएं बनती है से, भाषाएं बनती है, भाषाओं से आपका जो है इधर बोली। ये थोड़ा सा चेंजिंग होता है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा है? सा मूर्धन्य का आपका है और यहाँ है। तो इसमें नासिक के वर्ड जो पंचम वर्ड होते हैं, जो आपके पंचाक्षर जो आपके क्या बोलते हैं, आपके स्पर्शी वर्ड जो 5 है, वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उसमें से अंतिम वर्ड जो होते हैं इसको हम जो है अनुस्वार बोलते हैं। वही नासिक वर्ड आपके हैं। यहाँ वाला वर्ड आपका क्या है? नासिक वर्ड है। तो इसको आप जो है नासिक वर्ड में रखेंगे, और इसी को जो क्या बोलते हैं अनुस्वार भी कहते हैं आप, पंचमाक्षर भी कहते हैं इसी को है। आपका देखिए इसमें है ए और ऐ वर्ड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऐ और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं मूर्धन्य, कंठ, तालु। तब इनका उच्चारण स्थान आपका क्या है? कंठ और तालु है। ये दैतो तालु, ये इसका सूत्र है। ये दैतो कंठ तालु, तो आपका यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ और तालु हो जाएगा। कंठ तालु है, कंठोष्ठ है। दैतो उदैतो है, उदैतो कंठोष्ठ है। ये दैतो तालु है। हाँ, उदैतो है, उदैतो कंठ तो कंठोष्ठ है, मतलब उ और औ कंठोष्ठ है। ए और ऐ आपका कंठ तालु है, क्योंकि इसका निर्माण ही जो है, इसका निर्माण ही कंठ और तालु से होता है। आ और ई के योग से ये बनता है, कंठ तालु बोलते हैं इसको। हिंदी वर्णमाला में योगवाह वर्ड कौन कौन से हैं? योगवाह वर्ड कौन कौन से? अंत में अंग और है। संस्कृत में कौन कौन से हैं? संस्कृत में कौन कौन से हैं? नाम बताइए, नाम बताइए। जीवामूली, उपध्मान्य। अब इनका नाम क्या क्या है?
विसर्ग है अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वार, स्वर और अनुस्वार, विसर्ग, मूल्य और उपध्मानियां, 4 वर्ड होते हैं। संस्कृत में 4 हैं, हिंदी में आपके 2 ही हैं। अच्छा बताओ, ये किसने कहा योगवा कहा किसने? किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए ठीक है जवाब आपका। तो थोड़ा सा याद, इस तरह आप याद करते रहें, धीरे धीरे जो है सब कुछ याद हो जाएगा। अगले में आ जाइए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें आपको। शुद्ध कौन सा इसमें है? उन्नति है, ये सर क्या सही लास्ट करेंगे वाला, इसमें से? डी वाला लास्ट वाला, डी वाला सर। लास्ट वाला। चलिए जवाब सही है, उन्नति ही इसका बनेगा। और बाकी इसमें गलत है, उन्नति है ये। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है ये। अगला इसमें देखिए, ये रास्ता, इसमें एक शब्द है जो गलत लिखा हुआ है। एक रास्ता दुर्गम है, सावधानी से, इसमें कौन सा शब्द गलत है? इसका जो लिखा हुआ है, इसका सही क्या बनेगा? क्या सही करें सही हो सर जाए? सी वाला। दुर्गम। ये वाला दुर्गम है। जी सर। जी सर। दूर है, गम। अभी कुछ लोग आशीर्वाद जो लिखते हैं, ये आशीर्वाद शब्द है, तो लिखना कठिन हो जाता है इसे। बताइए, राय यहाँ लगता है? वहाँ पे लगता है। वहाँ पे लगेगा सर। वहाँ पे लगेगा। बहुत बिल्कुल सही आपका जवाब, वहां पे ही लगेगा। लेकिन बहुत लोग इस तरह लगाते लिखते हैं इसको, प्रयोग में करते हैं। वो आपका जो है आसिर है, राय यहाँ रहेगा तो इसलिए आपका यहाँ पे लगना चाहिए। सर इसको बोलेंगे नॉर्मली लोग आरसीवाद। बताइए, आरसीवाद। आरसीवाद, बिल्कुल जवाब सही। तो इस तरह से कई लोग इस तरह लिखते हैं और परीक्षा में दिक्कत होगी भी आने बात, बहुत गलती करते हैं इसको। तो इसको समझेगा, ये भी बिल्कुल शब्द इसी तरह था, शब्द इसे आपका ये वाला है। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको यहाँ भी करना है। अन्वेषण शब्द में कौन सही करेंगे आप? अन्वेषण। तो कौन सही करेंगे यहाँ से ABCD में से क्या सही करेंगे? पहला वाला करेंगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला? पहला वाला। अन्वेषण पहला वाला सही करेंगे। जवाब सही आप लोगों का है, अन्वेषण होगा। ये संधि कौन सी लगी हुई है इसमें? संधि कौन सी हुई है? अनुथा है पहले, ये अनुथा। अनुथा है। अब विच्छेद करो, क्या क्या विच्छेद करो, क्या क्या बनेगा? अनुपन्वेषण। ईसड़, ये बनेगा, कुछ और बनेगा? यही बनेगा, कुछ और बनेगा? यही बनेगा, कुछ और बनेगा? ये बनेगा। विच्छेद क्या करेंगे? यही करेंगे, कुछ और करेंगे? देखिए इसमें ये नहीं रहेगा, पहली बात। जी सर। एक ही मात्रा है ना? जी जी। एक ही मात्रा मतलब एक छोटा ही रहेगा, ये वाला ही रहेगा। तभी आय की मात्रा हो जाएगा, अन्वयसड़ हो जाएगा ये इसमें नहीं रहेगा। और ये जो छोटा ऊ बना यहाँ पे, ऊ की जगह पर वाह बन जाएगा। हुआ हो जाए। जो यड़ बनता आपका है, ये वाह बनेगा। इसकी वाह पे आके इसकी मात्रा लग जाती है करे। अब ये ना जो आधा हो जाएगा, ना आधा हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी, ये हट जाएगा, यहाँ से सड़ बन जाएगा। अंत से यही बनेगा आपका अनुधन ये सड़। तो विच्छेद भी याद रखें, यड़ संधि आपके यहाँ पे है। अगला प्रश्न आपके, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद शब्द जो आपका यहाँ पे है, इसमें संधि कौन सी लगी हुई है दयानंद में? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दयाधन आनंद है, दयाधन। देखो बड़ा की मात्रा यहाँ लगी है दया में, और यहाँ से आ गायब हो गया है, तो आपकी दीर्घ संधि बनेगी। सूत्र बताइए, सूत्र बताइए, इसका क्या होगा? सूत्र बता दीजिए। दीर्घ सवर्णे दीर्घ होगा दीर्घ संधि।
आकाश समाने दीर्घ। आकाश समाने दीर्घ भूल गया सब, लग रहा सब नहीं संधि सर भूल आकाश गए। समाने दीर्घ। मिला नहीं अकय है, सबेरे, दीर्घ है। मतलब अकय में कौन कौन से वर्ड आएंगे? अकय में आ ऐसे कर। ई अकय में क्या क्या है बताइए? आ ई आ, उ ऊ, री और ली, 5 वर्ड आते हैं अकय में आपके। आ ई ऊ री और ली 5 वर्ड आते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, तो एड संधि का तो सूत्र क्या होगा? एड संधि का सूत्र क्या होगा? को याड़ा इको एड़ इको एडच। चलिए ठीक है। तो गुण का सूत्र क्या होगा? गुण का आद गुड़ा और आदेन गुणे क्या है? आदेन गुड़ा है उसका वो है मतलब सूत्र क्या सूत्र है? 2 सूत्र रिद्धि होता संज्ञा है करना, रिद्धि संज्ञक सूत्र है। संज्ञक गुण संज्ञा सूत्र का है सूत्र है। गुण संज्ञा का सूत्र है। वृद्धिरेच एक तो है, इसे जो है कि बताता वृद्धि कौन सा है। वृद्धिरेच है, बताता वृद्धि कौन कौन से वर्ण आपके होते हैं। एक वृद्धि रेच तो एक चलिए वृद्धि अगला बताइए, कपीस में कौन सी संधि लगी हुई? कपीस में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि दीर्घ होगा, दीर्घ। विच्छेद करिए, विच्छेद करिए इसका, विच्छेद करिए। स्वर्ग संधि। कपिधनी। कौन संधि है? नहीं सर, दीर्घ संधि है। कपीय कपिधनी कपिधन ई है भाई, दीर्घ संधि साफ साफ है। दोनों ई और ई मिल जाएंगे। जी दीर्घ सर। संधि सर विसर्ग नहीं लगेगा। दोनों जो है मिल जाएंगे, दो मिल करके क्या बना देंगे? दीर्घ कपीस संधि का निर्माण कर देंगे। कपिधन ई, दीर्घ संधि आपके यहाँ पे है। छोटी मिलकर तो बड़ी। आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटी बड़ी मिल करके दीर्घ संधि का निर्माण कर देगी। जी सर। सदैव में कौन संधि का नाम बताइए? सदैव में कौन संधि है? स्वर संधि सर संधि। स्वर संधि स्वर संधि, बिल्कुल सही। स्वर संधि तो संधि कौन सी? स्वर में कौन सी है? अयाति संधि। सही हो। सदा धन एव और कोई सर ना। बताए? सदा धनी सदा। हो अया गुण संधि। सदैव आय आओ। गुण में ए और ओ केवल होता है। ए और ओ, अर और आ, गुण में। गुड़ दीर्घ में नहीं है यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि आय की मात्रा लगी हुई है। आय की मात्रा है। आया। आय की मात्रा माने कौन हो गई? कौन स्वर आय की? आय कौन सा स्वर है? अरे आय कौन सा स्वर है? गुण है कि वृद्धि है? वृद्धि है वृद्धि वृद्धि है, वृद्धि है, तो उसमें वृद्धि। वृद्धि सर। वृद्धि संधि यहाँ पे है। यहाँ वृद्धि संधि है। तो जी मात्रा सर। देखकर आप कुछ लगाया करिए। स्वर है तो वृद्धि होगी, मात्रा दीर्घ वाली लगी है तो वृद्धि होगी। सर सर एक आय का आय हो गया है। नहीं भाई, आय का कहाँ यहाँ पे? तो अब अयात संधि तो हो जाएगी, तो अयात संधि हो जाएगी। देखो यहाँ पे सदा धन एव है। सदा धन वृद्धि संधि गिर गया सर। आधन ए। जी सर, जी 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 जी। सदा धन एव है ये। सदा धन एव, और इसको मिलाएंगे, आय हो आ गया। मिलेगा, ए मिलेगा, आ और ए आय मिलकर हो के गया। यहाँ आय बना देगा। जी तो ये बनेगा हो सर। जाएगा सदैव हो सदैव जाएगा। इसकी वृद्धि संधि यहाँ पे है। वृद्धि संधि। अगला शब्द आपका उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? आदि में, अंत में, मध्य में? आदि में शब्द के सब आदि में आदि। सर, पहले उपसर्ग पहले आदि आदि में। में। आदि में होता है तो अंत में होता है। सर कहाँ लगता है? आदि में सर। आदि माने क्या सर होता है? प्रत्यय। शुरुआत। आदि माने पहले आदि शुरुआत माने सर। पहले शुरुआत। हो। आदि माने पहले या शुरुआत मान लीजिए, जो भी मान लीजिए। शुरू में लगता है, अवसर लगता है आपका। उप माने बताओ क्या होता है? उप माने, उप का मतलब क्या होता है?
उपमाने पहले। उपमाने समीप होता है। हाँ, समीप भी होता है। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब समीप होता है। जैसे उपगंगम, संस्कृत में जी सर, उपगंगम गंगा बोलते के हैं। समीप। उपगंगम माने क्या होता है? गंगा गंगा के के समीप। उपनयन माने क्या होता है? उपनयन माने गुरु के समीप। गुरु के समीप, मतलब उप का शब्द यहाँ पे है उपघोषम, गंगा के घोष के समीप। मतलब जिस तरह से उप शब्द लगता है, उप शब्द का मतलब होता है समीप। तो समीप पहले लगता है, पहले लग करके उसमें नजदीकी लाता है, तो उप का मतलब होता है समीप। और उप शब्द जो है नॉर्मली क्या होता है, उपसर्ग के रूप में लगता है, पहले लगता है। उपसर्ग जो होता है पहले लगता है। और अंत में क्या होता है, लगता है सबके प्रत्यय। प्रत्यय लगता है। प्रत्यय लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगती है? स्वतः में लगती है कि उसमें क्रिया में लगती है? प्रत्यय कहाँ लगती है? शब्द में, क्रिया में? क्रिया में ना। नॉर्मली जो है कि आपके क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगती है, और उपसर्ग जो होता है संज्ञा और सर्वनाम के पहले लगता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के पहले लगता है, और प्रत्यय के साथ जो क्रिया के साथ लगती है। अगला देखो यहाँ पे, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है धातु के साथ भी, देखिए शब्द के साथ दोनों साथ जुड़ता है। तो क्रिया जो होती है, अब प्रत्यय जो होता है दोनों साथ जुड़ता है। तो क्या जोड़ा जाएगा? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। क्या सही करेंगे? प्रत्यय सर। प्रत्यय। तो प्रत्यय, आपका प्रत्यय दोनों साथ जुड़ता है भाई। भी मेरे मन में शंका थी क्रिया के साथ है किसके साथ, लेकिन दोनों साथ जुड़ता है प्रत्यय है। प्रत्यय आपके साथ भी, मेरे नाम हमारे साथ जुड़ता है, और क्रिया के साथ, मतलब संज्ञा के साथ भी, शब्द के साथ भी जुड़ता है, और आपके धातु के साथ जुड़ता है, दोनों साथ जुड़ता है प्रत्यय। और बाद में जुड़ता है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो प्रत्यय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रत्यय। परीक्षा में 10 नंबर 15 नंबर अंग्रेजी से संस्कृत से भी आएगा। इसको सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। और सफिक्स। प्रत्यय को प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री प्रीफिक्स। माने जी बताओ क्या होता है? प्री माने, प्रीफिक्स माने पहले। प्री माने पहले। प्री माने होता है पहले। ये आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स। प्री माने पहले जुड़े, और सफिक्स मतलब होता है बाद में जुड़े, उसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स माने पहले जुड़े उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे एडवांटेज, उसमें डिसएडवांटेज हो गया। तो यहाँ जी पे क्या होता है, मान लो परीक्षा में प्रश्न दे ही दे, मान लो खुदा न खास्ता यही प्रश्न जाए, मान लो देखो वहां पे डिसएडवांटेज दे, डिस शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा? प्रीफिक्स। यहाँ पे तो बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे हॉनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। हॉनेस्ट शब्द लग जाएगा, डिसऑनेस्ट माने गैर ईमानदार, बेईमान हो गया वो, डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से मतलब जो पहले जुड़ता है वो आपका जो है प्रीफिक्स होता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। अब सफिक्स हमारे पास कोई शब्द इस समय नहीं है कि हम बताएं आपको, या के साथ कोई जुड़ता होगा और वहां बनाता होगा वो देखना पड़ेगा कैसे कैसे उसमें है। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रख्यात में प्र। प्र है, प्र शब्द है। शब्द कौन सा है, कौन पूरा है? क्या सर? प्र शब्द लिखा जो उसमें कैसे निर्माण कैसे हुआ है? रा पूरा है, पा आधा। अच्छा बताओ, प्रेम जो जिसको कैसे पढ़ेंगे, अलग अलग बताइए। रा पूरा है, पा आधा है। प्रेम। इसको मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, सर आधा लिखिए है इसको। पा आधा, पा इस तरह से। यहाँ पे एक मात्रा रहेगा, रा पूरा रहेगा। यहाँ पे तो एक मात्रा यहाँ कहाँ लगी है? तो रा पूरा है, इस तरह है, इसका विच्छेद ऐसे होगा। आधा हलंत पा। माने आधा होता है, हलंत माने आधा। हाँ। अंतम सूत्र से जो है जिसको जुड़ता हो आधा होता है, तो आधा लिखा हमने इसको पास। कैसे बनेगा ये?
ये बताओ इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे पढ़ते हैं इसको? पापा किसके मात्रा लगाएंगे, इसको रा की मात्रा किस पे है? अधा पार अपेक मांतरे में इसको कैसे पढ़ाएंगे आप? लोग कहते हैं आधा रा पापा एक मात्रा पे मैं प्रेम, इसे पढ़ते हैं लोग ना। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते। आधा मात्रा पार मोह प्रेम है। बताइए। कहेंगे आधा पार अपेक मांतरे में। मतलब मात्रा रा पे लगी हुई है। बताओ मात्रा हाँ, पा रा पे एक मात्रा रा, कोई बताए भाई हमको? और कोई बताए रा हमको? सही हो नहीं लग रहा आपका? मात्रा बताओ किस पे, पा पे एक रा पे है? प्रेम पा पे है सर, पा पे है, मात्रा पा पे एक रा पे? पे प में आधा रहा है सर। पा पे सर, नहीं, मात्रा लगी है, पा पे है कि रा पे मात्रा लगी हुई है, ये बताना आपको है। पा पे है मात्रा। सर पा पे मात्रा मतलब तब हो जाए, कितने बन गए तब? आधा रा पापा एक रहेगा मात्रा सर, पे आधा रा ए और माँ। रहेगा सर। अब बताओ क्या बन गया, ये सही है? पढ़ो इसको। नहीं, वो वाला सही है, ये गलत है। क्या बन गया ये? सत्य ये तो बन गया पेरम। पेरम। ये तो बन गया पेरम, बन गया पेरम बन गया ये। तो इस तरह सही क्या सर उस होता है? प्रेम, सर प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप प्रेम। आधा देखिए इसका पार ये है सही है। पूरा पे आधा पे, हाँ यही तो एक सही देखिए है। ध्यान से देखिए, देखिए ये सही देखिए। आधा पार जी आप एक सर, मानता रे एम प्रेम, सही है, ये बन जाएगा ये। प्रेम। और ये प्रेम हुआ है, आधा पार आप एक मानता रे प्रेम, इस तरह से है। कई कई बार यही गलती करते हैं इसको, गलती करते हैं परीक्षा में, प्रश्न में कई बार इसका पूछा हुआ। एक चीज सर विशेष रूप से तद्भव याद तत्सम रखिएगा। है क्या? नहीं। तद्भव जैसे तत्सम का प्रेम नहीं है, पूरा ये मैं, प्रेम है। नहीं भाई नहीं है ऐसा। तद्भव तत्सम बनता है तो अलग चीज है वो। मेरा बताने का मतलब यहाँ पे बनता कैसे, वास्तव में है क्या ये, एक चीज विशेष रूप से याद रखें। जिसमें जो जुड़ता है, जो जुड़ता हुआ पूरा होता है, इसमें जुड़ता हुआ आधा होता है, एक चीज याद रखिएगा। जो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला जो आपकी है, इसे मान लीजिए मैंने लिखा कि कोई शब्द देखिए, जैसे दा है, दा लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने वाह जोड़ा, तो बताओ इसमें कौन आधा कौन पूरा? कौन आधा ओ, पूरा? वह पूरा है। तो मेरा मैंने अब की बताया आपको, जिसमें जो जो जुड़ता वो पूरा होता है, जिसमें जुड़ता वो आधा होता है। याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा, अच्छा, आपको गलती नहीं करेंगे आप। जी सर जी। यहाँ पे दा क्या, दा यहाँ पे आधा है और वाह क्या यहाँ पे पूरा है। तो जहां पर भी इसे पदमाकल लिखते हैं, इसे विद्या लिखते हैं यहाँ पे, विद्या वाला दा। तो बताओ इसमें कैसे कैसे बनता है, कौन आधा कौन पूरा? विद्या दा में कौन आधा कौन पूरा? तो लिखने में गलती हमको हुई, विद्या वाला दा लिखने में। कैसे लिखेंगे भाई इसको? इस तरह से होता है। इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे आप, देखिए पहले दा लिखा पे है, उसके बाद में या जोड़ दिया गया है। देखो पहले दा होता है इस तरह से, इसी दा में नीचे जो है या जोड़ा जाता है और आपका विद्या वाला दा बन जाता है। बताओ दा पूरा है कि या पूरा है? दा है बताइए। पूरा। दा आधा है क्योंकि दा में या जुड़ा, या पूरा है? दा आधा है या पूरा है? इसे या पद्माकल लिखते हैं, इसे पद्माकल लिखते हैं इस तरह से। दा में माँ जोड़ देते हैं, तो दा पूरा है कि माँ पूरा है यहाँ पे? माँ पूरा है। माँ पूरा है। इसे चिन्ह लिखते हैं, हा में जो है ना जोड़ देते हैं, यहाँ पे हा ना जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पे कौन आधा? ना, ना पूरा ना है। ना, ना पूरा है सर। ना ना पूरा है, पूरा। हा है। अच्छा बताओ चिन्ह जो लिखते हैं, चिन्ह लिखने में बहुत लोग गलती करते हैं। हम्म, बताओ ये चीज सही है? गलत है, गलत। तो सही कैसे है? हाँ में रहेगा ना। हाँ।
हाँ में ना अलग अलग करें तो कैसे लिखेंगे इसको? अलग अलग मान लें कैसे करें? अगर इस तरह से ये लिख रहे हैं गलत है इसको, सर। पूरा ना कर मान लो मैं दीजिए इस और हाँ तरह में से ना यहाँ ध्यान दीजिए, मैं देखो इस तरह से नहीं लिख रहा रहेगा। हूँ। हाँ मैंने आधा कर दिया और ना मैंने यहाँ लगा दिया, तो सही है गलत है? सही है। क्या वो छुट्टी मानता है आधा भाग है ना? कौन सही, ये सही है कि ये सही? क्या सही करेंगे आप? ये भी सही है और वाला गलत है, आधा ना वाला नहीं, गलत है। ये अक्का सही होगा, दोनों से अक्का सही है, या सही सही है तो ये सही है। ध्यान सही है। दीजिएगा, नहीं ध्यान ये दीजिएगा आधा इसमें। ये देखिए पहली बात तो ये गलत है। अगर दिमाग में आपका ये है कि ना पूरा कर लेंगे तब सही हो जाएगा, तभी गलत हो जाएगा। हाँ आधा करेंगे तभी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ना पूरा कर दें हाँ आधा करेंगे तभी गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि पीछे आगे लिखने क्रम इसका गलत है। यहाँ पे सही कब होगा? हाँ आधा करें, यहाँ पे हम ना को हटाएं या ना को बाद में लिखें। लिखिए सर। हेलो हेलो। हेलो। तो पुनः स्वागत आप लोगों का है आज की कक्षा में। तो प्रश्न हमारे था द्विगु समास का उदाहरण है। इसमें जो शब्द आपके हैं, अवन्वय है, दिन रात है, चतुरानन है, त्रिभुवन है, इसमें क्या समास क्या सही जवाब है? त्रिभुवन। त्रिभुवन। चतुरानन भी तो यहाँ पे है, चार तो संख्या यहाँ भी है। समास का द्विगु समास का सूत्र है संख्या पूर्वे द्विगु, तो संख्या ये यहाँ पर भी है। तो कहाँ इसमें कहाँ इसको सही कर, बहुब्रीही इसको कहाँ सही? चतुरानन बहुब्रीही। चतुरानन बहुब्रीही है। कैसे पकड़ा आपने बहुब्रीही है, कैसे पकड़ा आपने ये द्विगु समास, कैसे पकड़ा आपने? अंतर दोनों में क्या ये है? त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह है। चतुरानन किसी त्रिभुवन है, भवन नहीं भुवन है, त्रिभुवन है, भुवन हाँ है। त्रिभुवनों का समूह है ये, और चतुरानन में इसलिए क्या अंतर है? चतुरानन में क्या चतुरानन मतलब क्या है? ये भगवान के लिए है, ब्रह्मा विष्णु की। एक चीज, हाँ विशेष चीज यहाँ से याद रखिएगा, जिसका मतलब कोई भगवान हो वहां बहुब्रीही समास होगा। एक शॉर्ट फॉर्म में बहुब्रीही समास का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। जहां पर जिसका अर्थ कोई भगवान, कोई देवी देवता निकल रहा है, वहां पर बहुब्रीही समास होगा, वो कुछ नहीं उसके अलावा हो सकता है। तो अगर इस तरह कोई चीज मिल रहा आपको है, कहीं परीक्षा मिल रही है जिसको मतलब लग रहा है कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, इस तरह कोई चीज मिल गई तो जानिएगा आपका वहां पे बहुब्रीही समास ही होगा। क्योंकि बहुब्रीही समास की विशेषता यह होती है वहां पे अन्य पद प्रधान हो जाता है। और बाकी समासों में क्या होता है, जिसका जो शब्द होते हैं वो शब्द अपना अर्थ देते हैं। वो जैसे त्रिभुवन शब्द यहाँ पे है, तो द्विगु समास यहाँ पे है। द्विगु समास का मतलब होता है समूह, संख्या पूर्वे द्विगु, और द्विगु समाहार है। समाहार मतलब समूह होता है। त्रयानाम भुवना नाम समाहार है, 3 भवनों का समूह है यहाँ पे। तो इसका विग्रह क्या होगा इसका त्रिभुवन का?
विग्रह करके बताओ कोई हमको, विग्रह कोई करो, संस्कृत में विग्रह कैसे करते हैं इसका? त्रियानाम तीन भुवनाम भुवनों का समूह। त्रयानाम भुवनानाम समाहार। तो यहाँ पे समाहार शब्द आएगा, समाहार में समूह होता है, और हिंदी में इसका हो जाएगा तीन भवनों का समूह। तो तीन भवन कौन कौन से हैं? बताइए कौन तीन भवन है? कोई भी भवन बना त्रिभुवन माने लीजिए। तीन लोक हैं, त्रिभुवन माने तीन लोक हैं, भवन नहीं कोई है, जी तीन लोक हैं। लोक, स्वर्गलोक और नरक लोक, पाताल लोक। भाई मृत लोग तो देखते हैं, बाकी लोग तो दिमाग में ही है, घूमते रहते लोगों के हैं, वहां पर कोई गया नहीं ना कोई आया। कई लोग बेवकूफ बना बना के हम लोग घुमाते रहते हैं, स्वर्ग जाओगे, नरक में जाओगे, पाताल में चले जाओगे। धरती पर ही पैदा होना, धरती पर ही मरना है सबको। मिट्टी में आए, मिट्टी में मिलना है। सर वो जो सर मरने के बाद जो भूनते हैं, कढ़ाई में तलते हैं, वो सब गलत है? कलाई में तरते मतलब क्या है? मरने के बाद वो जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से तले जाएंगे, पकौड़ा बनाएंगे। नहीं भाई, दरअसल ये सब जानते हैं क्यों बनाया गया, ताकि आपके मन में भय पैदा हो जाए, अच्छे कर्म करें आप। अच्छे कर्म करने का मतलब है कि ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, सत्कार करें, जो वन भी करें उनकी बातों को स्वीकार करें। अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे तो आप सब काम आपका गलत आपका है। अगर अपने लोगों को आप सेवा करने लगे, अपने लोगों को धन देने लगे, गरीबों को दान करने लगे, तो आप गलत हैं। सही कर्म कब होगा आपका? बाबा का है हमें दे दो धरती तो पूरा पूरा खेत बाड़ी दे ना होने, बाबा भिक्षा मांगा 1 किलो 2 किलो दे दे उन्हें, तब सही कर्म आपका है। जी जी। तो लोग इसलिए बनाए गए ताकि आपको इसी में फंसा करके आपसे जो भी चाहे वो ले सकें। आप मरने के बाद आकर के हमारे माता पिता को स्वर्ग भेजते हैं वो लोग। देते हम लोग देते क्या? खटिया देते हैं, चारपाई देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, छाता देते हैं, सोने की गद्दा देते हैं उनको, जो ओढ़ेगा सोएगा ये दादा को हमारे मिलेगा। अगर स्वर्ग नरक ना बनाते बताओ क्या क्या देने जाते उनको हमें उनका स्वर्ग नरक ही उनका यहाँ पे काम कर रहा है। मरने के बाद दान को काहे दे रहे हैं हमें? क्योंकि पता है कि हमारे दादा तक खटिया, हमारे दादा तक गद्दा, हमारे दादा तक खाना पीना पहुंचाने वाले हमारे बाबा ही है, यही पहुंचाएंगे वहां तक। हम तो कभी गए नहीं। वो बताते हैं कि स्वर्ग में ऐसा होगा, नरक में ऐसा होगा, जाने के बाद आपको तले भुना जाएगा। तो बताने का मतलब उनका ये होता है कि जितना अधिक बताएंगे उतना पीड़ा मिलेगी उनको, उतना अधिक दान करेंगे हमको आप। ये सारी व्यवस्थाएं उनकी चला के यहाँ लगा हैं। त्रिभुवन उनका मतलब उनका यही है कि हमको दान करो और स्वर्ग लोक में जाओ। स्वर्ग लोक कहीं है नहीं, मरने के बाद काम वो खत्म हो गया, आप मिट्टी में जाओगे तो वही आपका काम खत्म है। देखिए एक चीज याद रखिए, यहाँ से समाज बताने का मतलब यहाँ पे है, द्विगु समास तब आपका होगा उसका जो है उसका अर्थ अगर वही है। जैसे यहाँ पे 3 भवन है, इसका मतलब 3 भवन नहीं हो, 3 भवनों का समूह अगर है तब आपका यहाँ पे द्विगु समास होगा। संख्या पूर्व द्विगु, जिसके पहले संख्या होती है वो द्विगु समास होता है। और जो चीज हो अगर वही चीज अगर हुआ है, मतलब उसका अर्थ कहीं रूढ़ नहीं कहीं हुआ है, अन्य पद प्रधान नहीं हुआ है, तभी आपका द्विगु समास होगा। इसलिए यहाँ कुछ पुराण यहाँ पे है, 4 मुंह का समूह, आनंद माने मुंह होता है। 4 मुंह, 4 माले आप मिल जाए, हम मिल जाए, 2 लोग और मिल जाए, चतुरानंद हम ही लोग हो गए। क्या हम चतुरानंद हो जाएंगे? 4 मुंह का समूह चतुरानंद बनेगा? नहीं सर, केवल ब्रह्मा होंगे। चतवा नाम मुखा नाम समाहार है। तो क्या यहाँ पे द्विगु समास बने? क्या यहाँ पे बहुब्रीहि समास बनेगा? नहीं बनेगा। अगर 4 मुंह का समूह हो जाएगा तो यहाँ द्विगु समास यहाँ पे नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं बनेगा, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? चतवा नाम मुखा नाम यस्य, 4 मुख है जिसके वह, मतलब कौन? मतलब यहाँ पे हो गए ब्रह्मा जी। 55 भी उन्हें कहते हैं, 57 भी उन्हें कहते हैं। 4 मुख वाले भी 5 मुख वाले दोनों अक्का हैं, ब्रह्मा जी दोनों हैं, इसलिए ब्रह्मा जी हो गए ये। अब 4 मुंह नहीं रह गया, 4 मुंह का मतलब हो गया 4 मुंह का। ऐसे मान ली हमने कहा कि चतुर्भुज का, चतुर्भुज में 4 भुजाएं अगर हैं, चतुर्भुज में 2 समास होता है। बताओ कौन कौन सा होता है? एक तो ये होता है, बताओ यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा चतुर्भुज में? 4 भुजाएं हैं, ये सर 4 भुजाएं, इसके समास कौन सा हो जाएगा? ये तो द्विगु है। ये दीर्घ हो जाएगा। 4 भुजाओं का द्विगु हो समूह गया एक ब्रह्म। 4 भुजाओं का समूह। अब यहाँ पे विष्णु मतलब क्या हो जाएगा? तब यहाँ पे बहुब्रीहि समास तुरंत हो जाएगा। 4 भुजाएं हैं जिसकी वह, अर्थात विष्णु।
चार भुजाएं अगर इसके लिए है, अगर मान लो ये है कि चार भुजा और चतुर्भुज लिखकर कोष्टक में दे दिया कि संपूर्ण समास कौन सा है, तो वहां पर आप साफ साफ लिखेंगे बहु, यहाँ पे दो समास है। अगर चतुर्भुज लिख करके वहां लिख दे, वहां पर लिख दे कि विष्णु, तो उसका मतलब साफ साफ वहां पे आपका बहुब्रीही समास आता है। अगर चतुर्भुज लिख करके वहां पे दे दे कि दीर्घो दे दे और वहां पे दे दे बहुब्रीही दे दे और लिख दे दोनों, कोई नहीं, तो दोनों को सही करेंगे आप वहां पे, मतलब कंडीशन उसके साथ करना है। तो क्या क्या चाहिए, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा और रुपया पैसा। रुपया पैसा सर। रुपया पैसा। यहाँ देखिए योजक बीच चिन्ह में बीच में चिन्ह कौन सा लगा हुआ है? योजक चिन्ह। चिन्ह योजक, योजक युक्त द्वंद्व समास है। अगर योजक चिन्ह बीच में आ गया तब युक्त द्वंद्व समास है। और के आने पर द्वंद्व समास, मतलब हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो चाहे जैसे भी हो, चिन्ह अगर योजक बीच में लगा हुआ तो वहां पे नॉर्मली क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा वहां पे। अगर बीच में और लगा हुआ है द्वंद्व समास होगा आपका। बीच में अगर चा लगा हुआ है संस्कृत में, इसे नहीं होता माता चा पिता चा, चा है तभी आपका द्वंद्व समास आपका होगा। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है और दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल विरोधी एक दूसरे के, माता और पिता, आसमान पाताल, धर्म अर्थ, विरोधी शब्द अगर आए हुए हैं तभी आपका द्वंद्व समास आपका वहां पे होगा। तो द्वंद्व का मतलब ही होता है संघर्ष। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? संघर्ष। संघर्ष। और संघर्ष तभी होता है जब दोनों जोर हो। तो ये कमजोर पड़ जाएगा तो पता मान एक मजबूत कब है, एक दुबला पतला, एक बहुत मोटा सा है, तो बताओ संघर्ष चलेगा बहुत देर तक इसमें? नहीं दबा सर। देगा इनको, इनका तो निकल जाएगा इनका। अगर दोनों बराबर रहेंगे तब लड़ेंगे दोनों, ये बहुत दिन तो लड़ते रहेंगे। और लड़ाई खत्म होने का मतलब है कि द्वंद्व समास खत्म हो गया। तब वहां पे जो हावी होगा, पहला अगर हावी होगा समास कौन सा बताइए हो जाएगा? मान लीजिए दो पूर्व वर्ण और पूर्व क्या बोलते हैं, पूर्व पद और पश्च पद दो होते हैं समास में। एक होता है कि कौन सा पद होता है शब्द के प्रथम लिए, पद उत्तर पद। प्रथम पद और उत्तर पद। अगर देखिए संघर्ष अगर दोनों में अगर चल रहा है, लड़ाई चल रही अगर है, तब तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अगर मान लीजिए इस पर ये हावी होगा तब समास बताइए कौन सा होगा? तो अगर ये हावी हो गया पहला हावी होगा सर तो अब यही होगा। चलिए बिल्कुल जवाब सही आपका है। अब बे में प्रथम पद प्रधान होता मतलब ये इस पर हावी होगा। ये आप बताओ, अगर ये हावी हो गया तो तब समास कौन तत्पुरुष सा है। होगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष। उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है। उत्तर पद में तत्पुरुष समास, प्रथम पद प्रधान है, प्रथम तत्पुरुष और प्रधान होगा कर्मधारय तभी भी तो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। बता रहा हूँ, एक कर्मधारय और दृगु, ये जो तत्पुरुष समास के सूत्र हैं या उसी के भेद हैं, ये उसी से जुड़े हुए हैं। पुरुष समास के दो पुत्र और हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और दृगु, इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधानो अव्ययी, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास। अन्य पद जिसमें मान ली होता क्या, मान ली दोनों लोग भिड़े खो, ये भी लड़े और ये भी लड़े। अक्सर जंगल में देखते होंगे दो हिरन लड़ते हैं आपस में, और एक शेर क्या करता है आकर के, सींग फंस जाती है और दोनों के मारे कौन खा गया? शेर। तो प्रधान कौन हो गया यहाँ पे? अन्य पद प्रधान। दो लोग लड़ते हैं और तीसरा मर जाता है वहां पे। संघर्ष करते हैं, मतलब मैं बड़ा हूँ आप बड़े हैं, इसमें लड़ाई होती है। दोनों बिल्कुल सत्तेन हो जाते हैं, अंत में तीसरा कब्जा कर लेता है उस पर। बहुब्रीहि समास में यही होता है, दो पद जो होते हैं, दो शब्द जो होते हैं, वर्चस्व के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में क्या होता है? दोनों बिल्कुल ध्वस्त हो जाते हैं, दोनों बिल्कुल पस्त हो जाते हैं। अगला शब्द उस पर कब्जा कर लेता है। और ये कंडीशन कहाँ बनती है? एक कंडीशन आपकी बहुब्रीहि समास में बनती है। और यहीं पर देवता लोग का यही काम है, देवता लोग यही करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी देवता बनता है उसी बहुब्रीहि समास में होता है। देवता लोग करते क्या है? लोगों को लड़ाते हैं और अपने क्या करते हैं? अपने जो कब्जा करते हैं। देवता माने जानते हैं आप लोग क्या होता है?
कोई बताएगा भाई देवता मन क्या होता है? ब्राह्मण। जो सर किसी काम का नहीं, उसे देवता का मतलब होता है देने वाला, उसे देवता का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाला। लेकिन अभी अपना गढ़ लिखवाने आप जाएं, जो है कि मैं किस गढ़ में हूँ, अपनी अपनी पत्री बनवाएंगे आप, तो आपका राक्षस गढ़ लिखा जाएगा। जी अगर सर। सबड़ जाएगा तो वहाँ पे उसका देवता लिखा जाता है। उसका गढ़ कौन सा होता है? सबड़ का मैंने पंडित का गढ़ देवता होता है, हमारा गढ़ क्या होता है? राक्षस। राक्षस होता है। जिसको ना पता हो जाके अपना गढ़ अपना लाभ पुस्तिका बना के जन्मकुंडली बना के देख ले, मैं मेरा गढ़ कौन सा है। जी सब ये सर, होता मैंने है अपने कि बच्चों हाँ बताइए अपने बच्चे की कुंडली बताइए। बनवाया सर, उसमें लिखे हैं गढ़ राक्षस। इसका मतलब एक प्रूफ होता है कि राक्षस देवता कोई आसमानी कोई नहीं थे। हम ही और वो राक्षस देवता यहीं पर धरती पर ही है, आज भी बरकरार है। लेकिन हम लोग आज तक हमारा दिमाग पट्टी इतना बढ़िया दिमाग घुसा दिए वो लोग हैं। हम लोग दुर्गा माई, भवानी माई, काली माई पूजा कर रहे हैं, अपने 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 हमारे जो कुल वंशज थे, महिषासुर जैसे हुआ राक्षस था वो, मतलब हमारे कुल वंशज था वो, उसी को मारकर उसी को हम लोग पूजा करते हैं। अभी एक त्योहार आपका आने वाला है, होलिका। होलिका में क्या नाम था उसका? राजा का नाम था हिरण्यकश्यप नाम था उसका, राजा था, स्थानीय राजा था यहाँ का। उसको देवता लोग फंसा के मारते हैं, उसकी उसकी बहन को जला देते हैं, और उसी को हम लोग आज तक जलाते आ रहे हैं। मतलब अपने ही वंशजों को हम लोग फूकते आ रहे हैं आज। अगर आपको समझ में अगर अभी तक नहीं आया कि राक्षस कौन देवता कौन है, तो कम से कम आपसे समझ जाइए कि राक्षस कौन है, देवता कौन है, और किसको जलाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिला को जला करके उसका उपहास करते हैं, गांव गांव गाली देते हैं, महिलाओं को गाली दी जाती है इसमें, और सबसे मरने वाली महिलाएं होती हैं। महिला को जलाते हैं, महिला को गरियाते हैं। पुरुष वर्ग जो है पिता गरियाएंगे, माता पिता गरियाएंगे, भाई बहन को गरियाएंगे, और उसी को जो है पूरा मुझे लगता है कि मतलब महिला को जलाते हैं, महिला को गरियाते हैं, महिलाएं बड़ा खुश होकर के पूरा होती हैं। अजब अजब मुसीबत समझ में नहीं आता है कि महिलाओं को समझ कब आएगा ये सब चीजें। मतलब भाई महिलाएं फूकी क्यों ना जाए? जब आप संस्कृत में परंपरा में आपके ये है महिलाओं को फूकने की व्यवस्था जब है, तो आप भाई जला ही जाएंगे। तो आप मनाइए उसको, मनाइए, फूकिए, फुकवाइए। कम से कम इन सब व्यवस्थाओं को दूर रखना है। दूर जब तक हम समझ लेंगे नहीं, तब तक हम लोग करते आएंगे इन सब चीजों को। माताओं को, बहनों को जलाने की इस परंपरा खत्म होनी चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक हम जलाएंगे, तब तक हमारे मन में बसा रहेगा कि भाई महिला जलाने वाली चीज है। उनका जलाया गया था, जला के लोग राखी उड़ा के खुशी मनाते हैं, और ये हमारे मन में, बच्चों के मन में बैठता है। और बाद में जाकर के जब ये पुरुष वर्चस्व का जो प्रभाव होता है, तो कहीं पर समस्याओं में फूक भी देते हैं लोग, आग लगा लेते हैं, जल जाते हैं, जला देते हैं। इस सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो चलिए ठीक है, आगे आइए। होली त्योहार आने वाला है, सभी लोगों को भाई अग्रिम बधाई होली की। लोगों को छुट्टी मिलती है। आगे देखिए, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण शक्ति। यथाशक्ति यहाँ पे है। यथा जो डी वाला सर। सर यथा नहीं, जो शक्ति के अनुसार सर। शक्ति के अनुसार सी वाला सर। शक्तिम अनुत्क्रम्यम, इसका विग्रह करेंगे, संस्कृत में जाएंगे तो संस्कृत भी पढ़ते रहिए, और संस्कृत पढ़ देंगे हिंदी में गलत नहीं करेंगे। इसका होता है शक्तिम अनुत्क्रम्यम, शक्ति के अनुसार। इसे निर्मच्छिकम बताइए, निर्मच्छिकम का विग्रह क्या होगा संस्कृत में? जी निर्मच्छिकम का विग्रह संस्कृत में क्या करेंगे आप? निर्मच्छिकम सर क्या होता है इसके माने? वही तो जानना चाह रहा हूँ, जानेंगे तब बताएंगे इसका। मच्छिका नाम अभावम, मच्छिका नाम अभावम, मच्छी मतलब मक्खी का अभाव, जिसको निर्मच्छिकम कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी शक्ति के अनुसार। शक्ति में क्रम में माने शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब होता है अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे प्रत्येक से बताइए, प्रत्येक का मतलब विग्रह क्या होगा प्रत्येक का? प्रतिधन एक प्रतिधन एक। तो विग्रह बताइए, विग्रह बताइए संस्कृत। प्रत्येकम एकम, दिनम दिनम प्रति सर। हाँ, दिनम दिनम प्रति। वो भी सही है, प्रत्येकम एकम भी होता है, हाँ, प्रतिदिनम का होता है। मैं प्रत्येक का पूछ रहा हूँ, प्रतिदिनम का होता है, दिनम दिनम, प्रत्येक जी का जी जी प्रति एकम एकम होता है।
दोनों का अलग अलग है। मतलब जी सर तो जी। आप जाने रहेंगे तो वहाँ संस्कृत में भी उसको जो संस्कृत पूछता है इस तरह से है कि इसका विग्रह क्या होगा, तो विग्रह जाने रहेंगे सही कर लेंगे, नहीं जाने रहेंगे गलत कर जाएंगे। प्रत्येक में चलिए आज भी अगला में अगला आपका है, चलिए रूढ़ शब्द आ गया। रूढ़ शब्द है तो बताओ रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? शब्दों में कितने भेद होते हैं? बताओ शब्दों के भेद कितने होते हैं? सर जिसका रूढ़ यौगिक और मिश्र नहीं, बनावट के अनुसार जो है, शब्द के बनावट के अनुसार शब्द के 3 प्रकार होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जी सर। यौगिक और योग रूढ़, इसमें रूढ़ शब्द की बात बताओ, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे बताओ, इसमें रूढ़ कौन सा इसमें बताओ है, रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु पशु। पशु कैसे बताइए आप लोगों ने कि रूढ़ शब्द है ये? कैसे पकड़ा? सर अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। हाँ पशु अकेले है और इसमें मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ नहीं निकलेगा, रूढ़ पर उसका अर्थ नहीं कोई निकलेगा। जैसे अरे जब मिलाकर अलग करेंगे प और सु का तो निकलेगा, प अलग हो जाएगा, सु अलग हो जाएगा, तो कोई अर्थ नहीं। ध्यान दीजिए निकलेगा। इसको, देखिए आपका उत्तर सही नहीं है। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका निर्माण एक शब्द से होता है, अच्छा। उसी को रूढ़ कहते हैं। बात समझ में आई? तो पशु एक जिस शब्द का निर्माण एक शब्द से होता है उसी को रूढ़ कहते हैं। जिसका निर्माण 2 शब्दों के योग से होता है उसको यौगिक कहते हैं। यौगिक रूढ़ नहीं, उसको यौगिक कहेंगे उसको। जिसका निर्माण 2 से हो और विशेष अर्थ में जाकर रूढ़ हो जाए उसे योग रूढ़ कहते हैं। रूढ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे विद्यालय शब्द आपका यहाँ पे है, विद्यालय, विद्या धन आलय 2 शब्दों से बना हुआ है और इसका जो अर्थ है उसका अर्थ वही, तो यहाँ पे आपका यौगिक शब्द है ये। वाचनालय यहाँ पे वाचन धन आलय 2 शब्द बना है और इसका अर्थ वही है। अगर यहीं पर अगर जो है पंकज लिख दिया जाए, पंकज, तो पंकज शब्द कैसा हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ कहाँ हो गया बताइए, योग रूढ़ कहाँ हुआ? कीचड़ में। पंकज पंकज योग पंकज योग रूढ़ क्या होगा? पंख माने का बोला? पंख धन कीचड़। पंख माने पंख कीचड़, जा माने उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न, और पंकज फिर उसके नाम किसी का हो गया इसीलिए हो। और कोई बताए, और कोई सही करे इसको, कुछ बताएं सही करे कोई और इसको। सर कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पुष्प, फूल, कमल। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से इसको, जान रहे कुछ सही नहीं जान रहे हैं आप लोग। पंख धन जा, पंख माने होता है कीचड़, जा माने होता पैदा हो, इसका जन्म कीचड़ में होता है। कीचड़ में पैदा सिंघाड़ा भी होता है। सुनिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए ध्यान से। कीचड़ में पैदा आपके बहुत सारे जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं कीचड़ में पैदा होते हैं। कीचड़ में ही आपका कुमुदनी पैदा होती है, कीचड़ में ही आपका जो सिंघाड़ा, कीचड़ में गड़पात पैदा होता है। सारे तो कीचड़ में पैदा होते हैं, तो सिर्फ पंख में कमल का होता है। यही आपका बहुब्रीहि समास है, यही आपका रूढ़ का मतलब होता है विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए। जैसे पियक्कड़, दूध पीने वाला भी दूध पियक्कड़ होता है। पियक्कड़ माने शराबी क्यों होता है? जी जी सर जी दूध भी जी। पीता है, पानी भी पीते हैं, पानी भी तो पीते हैं। हम पियक्कड़ नहीं हुए, शराब पीने वाला पियक्कड़ कैसे हो गया वो? पियक्कड़ शब्द क्या हो गया? पियक्कड़ शब्द शराबी के लिए रूढ़ हुआ है। यहाँ पे पंकज का मतलब यहाँ सिंघाड़ा नहीं होगा, पंकज का मतलब यहाँ पे गड़पात नहीं होगा, पंकज का मतलब यहाँ कुंडली नहीं होगा। पंकज का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? पंकज का मतलब यहाँ पे मात्र जो है कमल है। मतलब मेरा कहने का ये है, जब विशेष अर्थ में 2 शब्द रूढ़ हो जाते हैं उसी को योग रूढ़ कहते हैं। 2 शब्द आते हैं, अपने मूल अर्थ छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ में जाकर रूढ़ हो जाते हैं। अगर इसका पंकज का मतलब कमल भी होता, पंकज का मतलब अगर कुमुदनी भी होता, पंकज का मतलब गड़पात भी होता, तब मानते हैं कि हम पंकज जो है आपका यौगिक शब्द है। पंकज शब्द फिक्स हो गया विशेष अर्थ में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? इसलिए यहाँ पे योग रूढ़ होगा। शब्द जो होते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा इसको। सारे योग रूढ़ शब्द जो है
बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, और सारे बहुब्रीहि समास के शब्द जो हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। अगर समास पढ़ रहे हैं आप ध्यान से, अगर परीक्षाओं के पहले योग रूढ़ शब्द कौन सा है और वहां पे बहुब्रीहि समास उदाहरण कोई मिल जाए अगर आपको, मान लीजिएगा कि आपका योग रूढ़ शब्द है और यही सही है, और सारे अगर योग रूढ़ शब्द कोई मिल गया पूछने से आपको तो समास कौन सा है, तो साफ साफ समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास वहां पे होगा। दोनों चीजें बिल्कुल जोड़ लीजिए, उसमें जोड़ लीजिए। सारे योग रूढ़ शब्द जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, और सारे बहुब्रीहि समास उदाहरण जो योग रूढ़ शब्द के उदाहरण है। चलिए अगले पे आ जाइए। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। यहाँ देखिए, बताइए योग रूढ़ शब्द कौन सा है। जलज। 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 जल शब्द, जलज का मतलब क्या होता है? कमल। जल में जम जन्मने वाला, जिसका जन्म जल में होता है, इसका जन्म कहाँ होता है? जल में होता है। जल अर्थात जल में जन्म मछली का भी होता है। जल में जन्म तो बहुत सारे चीजों का, इसके पंकज में ही रूढ़, पंकज रूढ़ हो गया ना। एक चीज और इसे याद रखिएगा, जा का मतलब अगर जल के प्रयोगी शब्दों के साथ अगर जल लगा हुआ है उसका मतलब कमल होता है। अगर यहीं पर दाल लग जाए तो क्या मतलब उसका होता है? बादल। 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 मतलब इसे नीरज, नीरज, नीरज है तो कमल होगा, नीरज है तो बादल होगा। जलज है तो कमल होगा, जलज है तो बादल होगा। मतलब नीर के तोयज है, तोयज है तो जा है तो कमल होगा, तोयज है तो बादल होगा। मतलब नीर के साथ अंबु शब्द है, अंबुज है तो कमल होगा, अंबुद है तो बादल होगा। मतलब दा लगा हुआ है, दा माने देने वाला। जल कौन देता है? बादल। देता है। और जन्म कौन लेता है? कमल लेता है। जल जन्म लेने वाला कमल है, देने वाला कौन है? बादल है। तो दा लगेगा तो बादल, और जा लग जाएगा तो कमल। अच्छा बताओ, दा शब्द क्या है यहाँ पे? दा क्या है? दा भी एक शब्द है। ये बताओ, पवित्र शब्द यहाँ लिखा हुआ है, पवित्र। बताओ इसमें संधि कौन सी लगी हुई है पवित्र में? अयादि संधि। विच्छेद बताइए। पोधनित्र। पोधनित्र। पोधनित्र जी। पोधनित्र। पोधनित्र से पवित्र बनता है, अयाद संधि आपकी है। चलिए अगले में आ जाइए। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? खोजिए यहां से यहां तक। रूढ़ वैभव। शब्द कौन सा? चलिए जवाब सही आपका है। वैभव शब्द ही पंकज बने, आप जानेंगे। योग शब्द आपका है। जलज आपका योग रूढ़ है। मलयज है, मलयज नियज है, जिसका जन्म मलयज से होता है। और इस हवा को कहते हैं, दो शब्द से बना है, तो आपका ये भी यौगिक। और यहाँ पे वैभव शब्द ही है जिसका निर्माण शब्द एक सबसे हुआ, तो आपका यही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पे आइए। वहां लग रहा कुछ बचा था इधर। हाँ तो देख लीजिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। भाव। भाववाचक सर, भाववाचक। चलिए जवाब सही आप लोगों का है। अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? जी अब्स्ट्रैक्ट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए जवाब सही आपका अब्स्ट्रैक्ट है। नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसका मतलब ये होता है भाव, जो मन के भाव, जिसको जिसको नॉट टचेबल जो चीजें होती है उसको हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। तो जातिवाचक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रॉपर नाउन। याद में नहीं, प्रॉपर नाउन तो व्यक्तिवाचक। ये कॉमन नाउन है। जी कॉमन। कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक को क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। किसको क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक को? मटेरियल वाचक, मटेरियल नाउन। इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल माने धातु होता है। व्यक्तिवाचक मतलब होता है प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक मतलब हो गया कॉमन नाउन आपका। ये सब चीजें परीक्षा में आपके दोनों भाषाओं में आएंगी, इंग्लिश में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी। दोनों चीज जानते रहेंगे तो आपको काम करेगा। दो एक नंबर मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात है। 1 का 2 नंबर से लोग पास फेल होते हैं परीक्षा में। 1 का नंबर से नौकरी मिलने के बाद नौकरी मिल जाएगी आपकी। 1 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण। 1 नंबर से सिद्धार्थ नगर आ गया था, 1 नंबर होता तो मैं आजमगढ़ में होता।
जी सर। चलिए आगे आगे आ जाइए आप लोग। एक नंबर नौकरी दिलाए, एक नंबर नौकरी लेगा आपके। दोनों चीजें जो भी जितना अधिक आप गेन कर सकते हैं उतना लोग लगातार पढ़ते जाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़िए तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़िए, कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही कहीं न कहीं से। जी सर। जी जी। यहाँ पे अगला भारतीय शब्द है बहुवचन है। शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका भारतीय बहुवचन क्या होगा? ये वाला है भारतीयों सर। होगा, अगला भारतीयों, वाला भारतीयों, कोई नहीं। क्या सही करेंगे? भारतीयों। ए। ए वाला ऑप्शन सही इसमें है। ऑप्शन आपका भारतीयों होगा। अगला शब्द आ जाइए। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्यानी, सूर्या, सूर्यानी। सूर्यांगी, सूर्य। सूर्यानी सर। क्या सही करेंगे? पहला वाला। सी वाला, सी जी। वाला। सी। सूर्य सूर्य। बीज। सूर्या से अब बी वाला सही सूर्या। है। बी वाला। अच्छा। सूर्य ऐसे मोर शब्द नहीं होता, मोर क्या होता है? जैसे मोर का क्या बनता है स्त्रीलिंग? मौर्य। 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 जी सर। जी मोर जी का जी। स्त्रीलिंग बनता है मौर्या। हम्म। गुप्त का क्या बनता है? गुप्त का गुप्ता बनता है। ये गुप्ता दोनों लोग लगाते हैं। मिस्र का मिश्रा बनता है। मिश्रा। मिश्रा। लेकिन सर वैसे ही जो मिश्रा है सूर्य का। हाँ बताइए। गुप्त वो आदमी भी लोग लगाते हैं। भाई अभी तो मौर्य लगाते हो। नहीं सर, नहीं, हम मौर्य मौर्य अपने लिखते लिखे आप हैं। क्या बोलते हो? अपने आप को मौर्य तो कहते हो, मौर्य नहीं कहते हो। मौर्य तो बहुत कम लोग कहते होंगे, मौर्य ही कहते हैं। और कभी कभी तो हाँ मौर्य सर। लिखा भी देते हैं लोग, जो छपवाते हैं वहाँ मौर्य लिखवाते भी हैं कि विपिन मौर्य या मौर्य। तो मौर्य है। जी। एक बात मेरे समझ में नहीं आज तक आई जो है, आज तक मेरे एक बात मेरे समझ में आज तक ये नहीं आई कि स्त्री से स्त्री का पुल्लिंग क्या नहीं बनता कभी। ऐसा कभी नहीं मिला कि जो है कि मतलब है ये मौर्य का पुल्लिंग क्या होगा। ऐसा जो है कि मतलब ये पुरुष वाले अपना ही घुसे अपना ही डालते रहते हैं। मतलब कभी नहीं मिला कि मिस्र का जो है कि स्त्रीलिंग क्या होगा या मिश्रा का स्त्री पुल्लिंग क्या होगा। मतलब इस तरह से नहीं बना हुआ है। पुरुष से ही स्त्री बनाई गई है। सर पुरुष पुरुष शब्द से प्रधान। ही जो है स्त्रीलिंग बनाया गया है। पुरुष से स्त्री बनाया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कभी नहीं बनाया गया है। इसे विधवा शब्द आता है या बहुत सारे शब्द आते हैं इस तरह से हैं। तो पुरुष के लिए बहुत जरूरी नहीं लगता, लेकिन उसके स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है इसे। चलिए आगे आ जाइए। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या बोलते हैं? अधिनियम, नियम, विनिमय और अध्यादेश। क्या सही करेंगे? अधि अधिनियम। अधिनियम। अध्यादेश। विधान मंडल है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं है। 6 महीना वाला। अध- अध्यादेश। ये राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। यहाँ विधान मंडल यहाँ पे है। ये अधिनियम यहाँ से पारित होता है। जी सर, अध्यादेश ये राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश जो होता है 6 महीने के जारी होता है, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है। और यहाँ उनको पर जो है विधानमंडल की बात यहाँ पे तो अधिनियम बनता है, यहाँ से एक्ट बनता है यहाँ से। अगला जाइए। कार्य को नए तरीके से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? पारस्परिक बोलते हैं, नवागत बोलते हैं, नवीनीकरण बोलते हैं, आधुनिकीकरण। क्या सही करेंगे इसमें से आप? नवीनीकरण। नवागत रूप। नवीनीकरण। देखिए यहाँ पे शब्द यहाँ पे सही जो किया गया नवीनीकरण सही किया गया। सी ऑप्शन सही किया गया यहाँ पे। इसी ऑप्शन यहाँ सही किया गया है। नवीनीकरण कहते हैं इसको है। राज्यपाल कार्य को नए ढंग स्पष्टीकरण। से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। तो ये सब चीजें वही हैं, इसमें नवीनीकरण सही किया गया है। अगला है स्क्रीन पे आपके, छोटा करना पड़ेगा लग रहा है इसको। चलिए प्रश्न अगला है। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त करने की दिशा में अनुबोधन के रूप में भेजा जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? एक कोई टाइम दिया गया, उत्तर नहीं मिला आपको, पुनः एक पत्र भेजा आपने, उस पत्र को क्या बोलेंगे आप? प्रतिवेदन कहेंगे, ज्ञापन कहेंगे, परिपत्र कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे? क्या कहती है?
अनुस्मारक। प्रतिवेदन सर। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ये डी वाला ऑप्शन सही है इसका। अनुस्मारक। अनुस्मारक। पुनः याद दिलाते उसको याद दिलाने वाला सूत्र होता है अनुस्मारक। ज्ञापन तो पहली बार देते हैं भैया, किसी चीज के लिए जो देते हैं ज्ञापन, मतलब ये काम कराने के पहली बार ज्ञापन को ज्ञापन बोलते हैं उसको। ज्ञापन देना है उनको, कोई काम के लिए ज्ञापन देना है, किसी को याद दिलाना है तो उसको ज्ञापन बोलते हैं। प्रतिवेदन, अब इसमें लग रहा बोल कर, मतलब इसको पत्र नहीं देते, बोल कर कहते हैं इसको है, इस तरह कुछ होगा। पता इस बारे में नहीं हमको, लेकिन इसका सही जवाब आपका ये वाला ऑप्शन है, डी वाला अनुस्मारक। अनुस्मारक इसका है। अगला है देखिए, वाक्यों के प्रकार हैं, बताओ कितने प्रकार के वाक्य बनते हैं आपके यहाँ? 3 प्रकार। हाउ टाइप ऑफ सेंटेंस, निर्माण सरल, होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। और मिश्रित वाक्य को जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। मिश्रित वाक्य को हम जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में एक कर्ता के साथ 2 क्रिया होगी या 2 कर्ता के साथ एक क्रिया होगी, इस तरह का बनता है इसमें। मतलब कम से कम जो है चीज याद रखिएगा, 2 मुख्य वाक्य इसमें होते हैं, 2 प्रिंसिपल क्लास होती है। तो दोनों का वाक्य पूरा और 2 शब्द रहेंगे, 2 वाक्य रहेंगे, दोनों का अर्थ स्पष्ट रहेगा। जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, मान लो मैंने बात बोला राम और श्याम पढ़ते हैं, अगर इसको अलग अलग करेंगे, राम पढ़ता है, एक वाक्य बनेगा श्याम पढ़ता है। राम और श्याम पढ़ते, राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो उसका दोनों बिल्कुल स्पष्ट होता है। 2 वाक्य बनेंगे, दोनों का स्पष्ट रहेगा। राम जाता है, श्याम जाता है, राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम गाना गाते हैं। इस तरह से जो वाक्य बनते हैं आपके, जो प्रिंसिपल क्लास 2 होते हैं किसी वाक्य में, अगर है मुख्य वाक्य इसमें होता है, उसको हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं उसका है। और ये मिश्रित वाक्य जो होता है, इसमें एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य होता है। प्रिंसिपल क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास मतलब जो अपना पूरा अर्थ दे दे, इसे राम, और एक वाक्य ऐसा होता है जो अधूरा वाक्य होता है, वाक्य का अंश होता है, अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम नहीं होता है, एक वाक्य पर डिपेंड होता है वो। ठीक है, अगर 2 वाक्य मिल जाए आपको, एक संयुक्त वाक्य मिल जाए, नहीं एक आपका मुख्य वाक्य मिल जाए, एक उपवाक्य मिल जाए, तो इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका मिश्र वाक्य बनता है। तो सरल वाक्य में का निर्माण जो एक कर्ता और क्रिया से होता है। संयुक्त वाक्य का निर्माण एक मतलब 2 क्रियाओं अथवा 2 कर्ता से होता है। और मिश्र वाक्य का निर्माण जो होता है, एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य से होता है। संयुक्त वाक्य का निर्माण 2 मुख्य वाक्य से होता है। मिश्र वाक्य का निर्माण एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य से होता है। सरल वाक्य का निर्माण एक मुख्य वाक्य से होता है। ये अंतर तीनों में। अब इसके लिए तीनों पहचानने का तरीका भी थोड़ा सा कठिन है, आसान भी, दोनों चीजें आपकी कठिन के आसान भी। अब इसके लिए कुछ कंजक्शन में लगते हैं, कुछ संयोजक लगते हैं। उन संयोजक को अगर रट लिया आपने, अगर याद करें, तभी कुछ नहीं याद करना आपको है कि कौन संयोजक आने पर आपका संयुक्त वाक्य होगा, कौन संयोजक आने पर आपका मुख्य, आपका जो है मिश्रित वाक्य होगा, कौन आने पर आपका सरल वाक्य होगा। अगर आपको याद कर तभी आपको नहीं याद करना उसको है। अगर ये सब भी नहीं याद कर पाए तो आपको अर्थ निकालना पड़ता है कि 2 वाक्य अलग अलग करेंगे, छाट इसमें कौन अपूर्ण है, कौन पूर्ण है, क्या अधूरा लग रहा है, कौन पूर्ण लग रहा है, तब जाके निकाल पाएंगे आप। तो यहाँ पर देखिए, राम पढ़ता वाक्य आपका यहाँ पे साफ साफ बताओ किस तरह का वाक्य है? सरल वाक्य। सरल। ये सरल वाक्य। अरे राम और श्याम पढ़, तब किस तरह वाक्य होता है? राम और श्याम पढ़ते हैं तब किस तरह का होता है? संयुक्त। संयुक्त वाक्य। वे संयुक्त वाक्य होता है। यदि राम पढ़ता तो पास हो जाता, किस तरह का वाक्य बनता है? मिश्रित। मिश्रित वाक्य बनता है, कंडीशनल बन जाता है वो। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, राम पढ़ता तब पास होता, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। यदि वो आता तो मैं जाता, निर्भर एक वाक्य पर एक वाक्य है, मतलब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, मतलब दोनों पूर्ण नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए सेंटेंस में इस तरह का वाक्य पहले आपको मिश्रित हो जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कंपाउंड वाले में दोनों वाक्य बिल्कुल सेपरेट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग अर्थ देने में सक्षम होते हैं।
इसके लिए पढ़ाया पहले मैंने, अगर कभी मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मिश्रित वाक्य संयुक्त वाक्य आप कैसे कैसे बनते जाते हैं। अगला देखिएगा, उसने परिश्रम किया तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। बताओ किस तरह का वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। कैसे मालूम पड़ा आपको? उसने परिश्रम तो किया। परिश्रम तो किया लेकिन उस कंडीशनल वाला मैटर है, कंडीशन भी है कि परिश्रम तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा, किंतु शब्द लगा यहाँ पे, और किंतु का मतलब होता है बट लगता है, बट कंजक्शन बट यहाँ पे है। कुछ कंजक्शन में दिमाग में रखना आपको है। कंजक्शन बताते हमारा वाक्य कंपाउंड सेंटेंस का है, हमारा वाक्य जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। और यहाँ पे इफ बट नहीं तो आपका कंपाउंड वाला है, तो आपका कॉम्प्लेक्स का है, लेकिन बट शब्द आपका जो है विरोधी अर्थ जो देता है, ये कंपाउंड का है, कंपाउंड सेंटेंस का है। उसने परिश्रम तो किया, एक वाक्य अब यह है, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, किंतु वह सफल नहीं हुआ, सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ तो सही किया, यहाँ पे मैं भी इसको एक बार ध्यान से देखा, इसको मैंने कहा ऐसा कैसे कर रहा है ये, मिश्रित वाक्य होना चाहिए, क्यों यहाँ पे संयुक्त कर रहा है। एक बार दिमाग मेरा भी उस पर गया, फिर पूरे मेरे समझ में आ गया कि यहाँ पे किंतु लगा हुआ है, और किंतु शब्द जो यहाँ पे है आकर के इसके दोनों को मैनेज कर रहा है, आकर के विरोधी शब्द यहाँ पे आके मैनेज कर रहा है यहाँ पे आकर के। और यहाँ पर अगर यहीं पर यद्यपि होता, यदि होता तो पूरी तरह से बात तुरंत कंफर्म करके तुरंत आप इसको इसमें डाल देते हैं आप। लेकिन यहाँ पे किंतु लगा हुआ, आप अंग्रेजी पढ़ने वाले जो इसमें होंगे, एक बार पुनः खोलिएगा इंटर की, जो आपके इंटर की किताब जो थी खोलिएगा एक बार पुनः, खोल करके बाद आप उसमें नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा जो हमारा जो संयोजक कंजक्शन हमारा, कौन कौन सा कंजक्शन हमारा जो है कंपाउंड में लगता है, कौन सा कंजक्शन हमारा जो है कॉम्प्लेक्स में लगता है। या हिंदी में भी हिंदी किताब उठाइएगा, जहां पर आपको इस तरह का संयुक्त वाक्य मिले, जहां पर मिले आपको उसको नोट कर लीजिए, वही कौन कौन सा आपका कंपाउंड का है, कौन कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है, कौन कौन सा आपका मिश्रित वाक्य है जो बीच में जुड़ रहा है। अगर उतना ही अगर आप याद कर लिए, आपको किस चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे आप। तो दो चीज कर लीजिए, या तो अंग्रेजी को उठा के रट लीजिए उसको, या हिंदी को उठा के रट लीजिए। अंग्रेजी का पढ़ेंगे दो लाभ होगा आपको, अंग्रेजी में भी ये काम आएगा आपको, ये हिंदी में भी काम आएगा। वो हिंदी को पढ़ेंगे तो हिंदी में खाली काम है, अंग्रेजी में काम नहीं आएगा वो। तो मैं तो चाहूंगा कि आप जो है अंग्रेजी वाला जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, एक बार इंटर के खिलन उठाइए, और वहां पर जहाँ पे लिखा, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं एनालिसिस, जहाँ पे मिलेगा आपको उसमें एनालिसिस, या क्या बोलते हैं उसको है, जहाँ पे वाक्यों का प्रकार नरेशन जहाँ मिलता है, नरेशन तो आपको इसमें आ जाएगा। चलिए उसको देखिएगा, हमें लग रहा सेंटेंस कहीं मिलेगा कहीं आपको उसमें, तो उसमें मिलेगा आपको अलग अलग करके बताता है, मुझे लग रहा है एनालिसिस वाले मिलेगा आपको, एनालिसिस तो वहां पर मिलता है आपको ये, जहाँ दोनों को अलग अलग करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, कोई बहुत साफ पाक मिलेंगी। इसके पहले को बताया कभी नहीं क्या था इस तरह से, लेकिन मेरे समझ में आ गया कि मतलब संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य कैसे कैसे आप बढ़िया से रट सकते हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं आप। अगर दो काम हिंदी की उठाइए तो वहां भी मिल जाएगा आपको। हिंदी में संयुक्त वाक्य आप जो बीच वाला जो उसको रट डालिए कि कहाँ यदि लगने पर क्या होता है, जब लगने पर क्या होता है, बट लगने पर क्या होता है, लेकिन लगने पर क्या होता है, और लगने पर कौन सा बनेगा। तो ये नोट कर लीजिए, खाली नोट करके उसको अलग अलग लिख लीजिए, कभी गलती नहीं करेंगे आप। और यहाँ पर तो बनाया हुआ, यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य सही किया हुआ है, यहाँ पे संयुक्त सही करिए आप। आगे आ जाइए, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब देखो यहाँ पे यदि शब्द आ गया यहाँ पे, अब यदि आने कोई समस्या नहीं है। अब यदि आ गया, यद्यपि आ गया तो आपका संयुक्त मिश्रित वाक्य होगा ये, तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीजों को बस रट लीजिए, केवल उसको पढ़ डालिए, किताब खोलिए, उसको खोजिए कौन कौन से है, वो अपने आप आपको बिल्कुल एक बार में कंफर्म हो जाएंगे। अब दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा उसको। अगले पे आ जाइए, भाई मुहावरा आपका कुछ आ गया यहाँ पे। तेली का बैल होना का क्या अर्थ है? तेली का बैल होना, बुरी तरह से काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। बुरी तरह से काम में लगे रहना, बुरी तरह काम में क्या होता है कि
यही लोग करते क्या थे, बैलों के सर पे, बैलों के मुख पर जो एक पट्टी बांध अखिया आपको उसे पट्टी आपके बांध देते थे। अब बेचारा बैल जो है, लोग यहाँ पे था, बेचारा बैल जो है घूमा करता, पट्टी लेकर घूमा करता था, इसे किसी भी चक्कर मारता रहता था दिन भर बेचारा वो। उसी को कोल्हू का बैल कहते हैं, मतलब उसको पता ना हो कि जाना कहाँ हमको है, घूमना चक्कर मारता रहता था उसके चारों तरफ उसके। उसी को कोल्हू का, तेजी का बैल कहते हैं। इसका मतलब होता है बुरी तरह से काम में लगे रहना, आगे पीछे ना देखना, तुम्हारे अगल बगल कुछ दिखाई किसी को ना पड़ना, इसी को तेली का बैल कहते हैं। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। डेरा उठ जाना। डेरा उठ काम आना। जाना। डेरा उठने का मतलब होता है चले जाना। तो घर में काम सोने का आना। बात नहीं है, यहाँ पे काम आना शब्द है। जी सर जी। या खेत, यहाँ पे शब्द, यहाँ पे खेत रह जाना भी शब्द एक आता है, खेत रह जाना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए कैसे? हाँ, युद्ध में मरने के लिए जो है काम आना या खेत रहना, दोनों शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं। खेत रहना शब्द नहीं दिया यहाँ पे। खेत रहने का मतलब भी होता है युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना। काम आने का मतलब भी होता है वही, दोनों पहला वाला सही है जाएगा ऑप्शन डेरा ए वाला। गलत। अगला, अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? रहने का समय समाप्त हो गया है, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। नाता टूट जाना सर। डेरा उठ जाना। डेरा उठ जाना, कभी चले जाना। ये देखिए इसका मतलब यहाँ पे अन्न जल अन्न छूट जल। जाना, अन्न जल उठ जाना। रहने का संयोग समाप्त होने का मतलब यहाँ पे खाना पीना तुम्हारा आपके यहाँ कहीं और चलना है। अब फिलहाल यहाँ पे ये सही सी वाला ही किया हुआ है, अब सही कैसे किया उसके बारे में वही जाने। अगले पे आ जाइए। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? अच्छा बताओ, शक्तियां कितने प्रकार, सब शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? अभिधा लक्षण 5 और नहीं आ और रहा बताइए, 3 प्रकार की हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। है। अभिधा देखो, तीनों तो यहाँ पे है, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना। पहली शक्ति कौन, इसमें सबसे पहली शक्ति कौन सी है? अभिधा है, अभिधा, अभिधा, पहली शक्ति है, दूसरी शक्ति आपकी है, तीसरी शक्ति आपकी है। लक्षणा, व्यंजना। शक्ति बताइए, मैं एक बार लिखता हूँ। जैसे वह गाय है, मैंने कहीं गाय बांधी हुई, मैंने कह दिया वह गाय है, तो इसमें शक्ति कौन सी है? ये नहीं सब नहीं आता इसमें। बांधना। सर अभिधा। सर ये अभिधा है, मतलब इसका ये होता है जो शब्द है उसका वही अर्थ हो, वही 3 5 में ना हो, जो शब्द हो उसका वही अर्थ हो। जी। तो वहां पे अभिधा से मतलब गाय, मैंने गाय है तो मैंने गाय कहा, तो गाय मतलब है वहां पे। अगर पूरे में कह रहा हूं तो मतलब कोई पुरुष है बहुत ही जो है कि बहुत सीधा है, तो मैंने कह दिया कि वह गाय है, तब मतलब क्या हो जाएगा इसका? कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, गाय नहीं वहां पे कौन है, कोई पुरुष है, और मैंने कह दिया वह गाय है, तब बताइए मतलब क्या इसका हो जाएगा, शक्ति कौन सी होगी वहां पे? लक्षण लक्षण, ये लक्षणा में बात हो रही है, ये लक्षणा में बात हो रही है। और व्यंजना जो होता है, दूसरे अर्थ को बाधित करके तीसरा अर्थ प्रकट वहां करता है, वहां जाकर तो उसको व्यंजना कहते हैं। व्यंजना के बारे में थोड़ा हमको दिमाग में इसमें है नहीं, हमारे है कैसे, ये देखना पड़ेगा अपने हमें, इसलिए बताना इसको थोड़ा सा कठिन लग रहा है बताना, मतलब इसके लिए स्पष्ट हम नहीं है, कैसे शब्दावली में याद नहीं इसकी आ रही, कैसे करें इसको हम। लेकिन 3 शक्तियां शब्द की होती है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। अभिधा, लक्षण और व्यंजना, 3 शब्द शक्ति है। अगला देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए आ भी गया शब्द वही, बैल खड़ा है। इससे प्रयुक्त वाक्य में बैल में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? अभिधा। अभिधा, अभिधा वही पहली वाली ही शक्ति है, क्योंकि
बैल अगर मान लो किसी को मैं कहूँ ये बैल है, मतलब दिमाग कमजोर कोई मैं कहता हूँ बैल है ये, सब लक्षण। वहां की लक्षणा हो जाएगी तो। लेकिन अगर बैल ही खड़ा अगर है तो वहां पे आपकी अभिधा रहेगी, आपकी अभिधा वाली रहेगी। तो थोड़ा सा अभी व्यंजनाम को देखना पड़ेगा, व्यंजनाम क्या है। लक्षणा की शर्तों की संख्या है, इसका जवाब सी है यहाँ पे। 3। तीसरा तीन संख्या, इसके उत्तर हम कैसे कैसे क्या होता है वही पढ़ जिस बाद में देखा जाएगा उसको। आ जाइए इधर, अगला सवाल कुछ है। अति मलिन वृष भानुजा, अति मलिन वृष भानुजा, भानुकुमारी। अधोमुख रहित उरद अरि भानुकुमारी है सर। थकित। अति मलिन वृष भानुकुमारी, विश्व भानुकुमारी। अधोमुख रहित, हाँ, अधोमुख रहित उरद नय अधोमुख चितवत ज्यों, रहित उरध न चितवत ज्यों नत चितवत हरे ज्यों कथिक। गत हारे थकित जुआरी, छोटे चिहुर बदन मिलानो, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत में कौन सा रस है? हास है, करुण है, विप्रलंबन है, एक संजोग है। चितवत करुण। कथित जी करुण रस है। कैसे कैसे करुण। करुण रस लग रहा है भाई आप लोगों को? राधा के बारे में है सर। तो करुण रस हो जाएगा इसमें। करुण रस का मतलब होता है कि राधा के बारे में तो वियोग श्रृंगार का भाग होगा, या वियोग हो या संयोग होगा, करुण रस कहाँ से हो जाएगा उसमें? जी सर जी। करुण रस का मतलब होता है, करुण रस तब विप्रलम्ब होता है श्रृंगार। जब व्यक्ति जो है कि इतना अधिक अपने दुख में इतना अधिक वो जो है मतलब वियुक्त हो जाए कि उसको जो है कि गलत सही का निर्णय न कर पाए, उसको कुछ चीजों में कुछ और बोलने लगे, यही लगे वो मतलब उसको जैसे जैसे नहीं है, इसमें रामायण में एक रचना मिलती है, एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। यहाँ पे करुण रस यहाँ पे जी सर जी। करुण रस है, लोग नहीं करुण रस यहाँ पे। जब इसमें क्या होता है कि जब जो है कि अधिक वियोग में पागल कोई हो जाए तो उसे जो है कि सजीव दृश्यों का अंतर दिखाई न पड़ने लगे, मतलब ये पंछियों से वियोग। पूछ रहे हैं। नहीं वियोग नहीं, यहाँ पे करुण रस है यहाँ पे। खग मृग है मधुकर श्रेणी, सबसे पूछ रहे हैं, पेड़ पौधों से पशुओं से पूछ रहे हैं, भैया किसी ने देखा है उनको सीता जी को? आए वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, जल निधि डूब का सहारा कहाँ है, इस तरह से मिलता है वहां पे करुण रस वहां पे होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेबल हो जाता है दुख में, और बिल्कुल दुख में बिल्कुल दाढ़ कर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उस तरह समस्या जहाँ होती है वहां पर आपका जो करुण रस होता है। और यहाँ पर जो है दुखित है अति मलिन विश्वाम कुमारी, अधोमुख रहित उरत नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित, मतलब भारी हुई है, थकी हुई है, चेहरा नहीं खा रही, मुख नीचे की हुई है, अत्यंत मलिन अत्यंत दुखित है। छोटे चिहुर बदन को मिलानो, सुंदर बदन को मिला गया है, ज्यों नलिनी हिमकती में, जैसे नलिनी में क्या होता है, जैसे बर्फ से जो है कमलनी मुरझा जाती है, उसी तरह से मुरझा गई है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? चिंतन में है, लगन में है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विप्रलंबन श्रृंगार आपका। करुण रस के दो प्रकार जो आपके हैं, संयोग और विप्रलंबन। वियोग को विप्रलंबन कहते हैं, विप्रलंबन श्रृंगार आपका है। तो ये भी जानिएगा कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसराज श्रृंगार रस को कहते हैं, रसों का राजा बोलते हैं। और अच्छा बताओ किस रस को सबसे निकृष्ट रस कहा जाता है? क्या? सबसे निकृष्ट रस किसे कहते हैं? सबसे बेकार रस जो होता है उसको कहते हैं शांत रस। विभत्स को। विभस को कहते हैं। शांतो जो नौवा रस है, शांतो की नौवा रस किसने कहा है? वो तो है राज। अभिनव गुप्त ने कहा। अभिनव अभिनव। गुप्त ने शांत को नवा रस कहा है। अच्छा बताओ रस का प्रथम उल्लेख किसने किया है? रस के बारे में वर्णन प्रथम बार किसने किया है? भारव भारत के अनुसार 8 है उन्होंने। नहीं, नहीं वो भारत किए। अनुसार नहीं, अरे नाम उनका है वो नहीं आ रहा। क्या नाम है? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत भरत मुनि। मुनि। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रस बताए हैं। हाँ, हिंदी तो बात प्रथम में बार क्या? रसों का उल्लेख भरत मुनि ने किया है,
उन्होंने 8 प्रकार होता है। नवरस अभिनव गुप्त ने कहा है शांतो अपनी नवमो रस है। नवरस कितने? शांत रस है। अभिनव गुप्त के अनुसार नवरस शांत रस है। और 10वां रस आपका जो है वात्सल्य रस है। 11वां रस बुद्धि रस है। पूरे रस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके मुख्य 9 रस माने गए हैं। रसों की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन मुख्य रूप से रसों का प्रथम उल्लेख नाट्यशास्त्र में है। अभिनव इसको भरत मुनि ने लिखा हुआ है, और वहां पे मूल रस आपके 8 ही माने गए। चलिए आ जाइए। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? भी बताया मैंने, बता दीजिए फट देना। रस श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रसराज कहते हैं। रसराज के नाम से प्रसिद्ध है ये। अगला, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के कवि। उन्होंने जो है कि तो किसके तो भक्त कौन थे? किसकी पूजा करते थे ये बिहारी? श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण राधा नहीं, राधा की पूजा राधा करते थे। की। राधा इनकी इष्ट जो है कौन थी? राधा थी। राधा की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा नहीं करते थे। जी। पहली लाइन कौन है? कैसे हो? क्या नाम है? सोह श्रेष्ठ तोड़े अलंकार उसमें है। नहीं, सोह श्रेष्ठ तोड़े अलंकार है, क्या नाम? इंटर का पहला दोहा है ये। किससे? चलिए याद नहीं, यार अभी याद आएगा। जो बिहारी तो सोह बिहारी की रचना बतावे। थोड़े पीपा लग गया। सोह तोड़े पीर पर। नहीं नहीं, पहली रचना पहली लाइन उन्हीं की है। पहला पहला जो दोहा वही है। राधा राधा कुछ करके है, वो याद नहीं आ रहा हमको कैसे है। हाँ, राधा नागर छा जस्तन की छाई पर है। हाँ, जो आप उनकी छाई पर शाम विद्युत हो गई। ऐसे शुरू में कैसे है ये? चलिए बताइए, इसका छोड़िए। राधा नागर सुई जातन की छाई पर है। झाई पर है श्याम हरित द्युति होए। हाँ, ये शुरुआत की लाइन नहीं, पहली लाइन नहीं, दूसरी लाइन है ये। पहली लाइन कौन सी है? चलिए, जय जय तो बिहारी ने क्या लिखा हुआ है? जय जय मेरे डूबे। भव बाधा हाँ, जी मेरे जी जी भाव। सर। जी मेरे भव बाधा जी याद आ गया। राधा नागर सोई जात जातन। साई पर श्याम। यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार इसमें है। हाँ, सुलह सुलह। तो राधा की पूजा करते हैं, कहते मेरी भव बाधा, मेरी संसारिक बाधाओं के लिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। हे राधा नायिका, राधा सुंदरी, मेरी बाधाओं को हरिए। जा तन की छाई पड़ी, जिनके तन की छाया पड़ने से श्याम हरे हो जाते हैं, श्याम खुश हो जाते हैं। यहाँ पे श्याम हरे होने का मतलब यहाँ पे है, श्याम का जो है कि मतलब होता काला, उनका मतलब रंग गोरा था। तो हरा मतलब काला और गोरा मिलता है, सफेद और लाल मिल क्या नाम हरा मिलते हैं, तो वहां पे जो है कौन सा रंग बनता है? सफेद बनता है। तो इस तरह से चेंजिंग वहां पे किया गया, हरा रंग बनता है, लाल और जो है तो हरा रंग बनता है वहां पे। तो यहाँ तो बिहारी ने की, तो बिहारी तो उतना कहा, बिहारी सस्ता लिखा 713 दोहे उसमें है बिहारी सस्ता में। और कहा जाता है कि गागर में सागर भरा इन्होंने है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखा तुमने। छोटे घाव का निकल। तो बिहारी के बारे में कहा गया, गागर में सागर भरने वाले कवि कौन थे? बिहारी थे। श्रृंगार रस के कवि थे। चलिए, खत्म होने वाला है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? छंद है ये, बता दीजिए। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा। दोहे का उल्टा होता है सोठा। कितने दोहे में कैसे कैसे क्या होता है? 11 13। तो दोहा सम में कितना होता है, उपसम में कितना होता है? चलिए रहिए। तो दोहे में कितना 11 कितना होता है? 11 किसमें होता है? पहले में। मतलब जो है विषम वाले में 11 और सम वाले में 13। और इसका उल्टा इसमें 13 पहले होता है, 11 बाद में होता है। चलिए ठीक है, दोहा का उल्टा सोठा होता है, बिल्कुल सही है। और बिहारी ने दोहा ही लिखा है, किसी दोहा देख करके पढ़ लीजिए, मालूम समझ में आ जाएगा इसका उल्टा क्या होता है। शून्य सत्य। सी सत्य आशीष आशीष हमारी पूजे ही
पूजे मन कामना तुम्हारी, ये चौपाई है सुन सर। सी सब हमारी, पूजे ही मन कामना हमारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई। चौपाई में कितने कितने होते हैं? चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 कितनी 16 कितनी मात्रा। मात्राएं होती है? गिनिए इसको तो, गिनिए कितने मात्रा लगाएंगे यहाँ पे सुन में? 2। एक एक झोंक मात्रा है ना, दो दो मात्रा लगाइए, ठीक है, दो लगाइए। 4 छोटी की मात्रा है यहाँ पे, कोई एक लगाइए, एक लगाइए, एक लगाइए, एक दो लगाइए। कर दें, आधा एक है ये रहे। पूरा तो दो रहेंगे। चलिए एक एक कर देते हैं, 1 2 और आपका एक 1 1 1 2 2 2 2 तो 2 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 एक मात्रा बढ़ गई हमारी, यही वाली मात्रा बढ़ी है पहले। सुन में सर जो छोटा में सर दो ही तो एक मात्रा लगाई तभी दो दो हो गया, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक मात्रा कम पड़ गई, हमें लग रहा है यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर सत्य वाला जो है आपका 2 यहाँ पे। नहीं, सिया में 2 होगा ना, जो सिया है सा में छोटी मतलब उसमें 2 होगा। छोटी की ये शब्द है, छोटी की मात्रा में एक एक होगा। मात्रा लगेगी, की एक मात्रा मात्रा में एक लगेगी ना। तो यहाँ देखिए 2 शब्द यहाँ पे, संयुक्त वर्ग के अंत 2 मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे तो हो जाएगा आपका इस तरह से। ये आपकी चौपाई में 16 16 मात्राएं होती है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा चौपाई हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी खत्म करें भाई, बहुत टाइम हो गया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं। किस पंक्ति में कौन सा छंद है? ये दोहाई लग रहा है, ये दोहाई है ये। निज भाषा, चलिए ठीक, दोहाई है इसमें, कुछ और नहीं है, देख ले भाई एक बार। चलो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। हाँ बिल्कुल दोहा, दोहा है, दोहा इसमें। अगले हर गीतिका है। मैथिली ये शरण दोहा दोहा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? रूपक। उल्लेख उपमा रूपक अश्योक्ति। यहाँ पे देखिए अलग तरह का, यहाँ उल्लेख अलंकार सही किया, यहाँ पे उल्लेख अलंकार यहाँ पे। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा, छोड़िए इसको। अभी देखिए अगला है, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, परी सी धीरे 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 धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा है, मानवीकरण। मानवीकरण। और ध्यान लगाइए, बस और सोचिए। देखिए 2 चीजें यहाँ पे, रूपक भी यहाँ पे है और आपका मानवीकरण भी यहाँ पे है, दोनों अलंकार यहाँ पे है। तो यहाँ पे रूपक भी आता है, मानवीकरण है, और मानवीकरण अलंकार आपके अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में अलंकार आपकी परीक्षा में पूछेगा। आपके अंग्रेजी का अलंकार बड़े आसान है, 1 नंबर आपको मिल सकता है वहां से, ध्यान देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा अंग्रेजी में से। इसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? पर्सनिफिकेशन। तो पता ये बताओ अलंकार होता कब है, अलंकार होता कब है, होने की कंडीशन क्या है? बिना कार्य और क्या? बिना कारण का कोई कार्य। तो आपका वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, विभावना। निर्जीव को सजीव है।
हाँ, कोई विवाह when non-living things act like a living things, when जब कोई निर्जीव चीज कोई एक सजीव तरह काम करने लगे, तो वहीं पर हमारा मानविक होता है, वहीं पर हमारा पर्सनिफिकेशन होता है। when non-living things act like a living things, that is या there is personification, या हिंदी में बोले इसको, हिंदी में अगर कहा जाए जब कोई निर्जीव चीज सजीव चीज की तरह व्यवहार करे तो वहीं पर आपका मानवीकरण होता है। मतलब मानवीय का मतलब मानव का रूप ग्रहण करना, मानवीकरण से लिखा ही गया इसको है। यहाँ देखिए दिवसावसान का समय है, तो सांध्य का समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है, आसमान से उतर रही है, कौन है? संध्या सुंदरी, धीरे 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 धीरे, मतलब बताइए संध्या उतरने का काम कौन करता है? सजीव कोई करता है। धीरे धीरे आने वाला काम कोई सजीव करता है, ये संध्या ये काम नहीं करती है। तो इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कोई स्त्री कोई आसमान से जो है आराम से उतरती हुई धरती पर आ रही है। इसलिए चूंकि कभी का ऐसा कोई जो है कि ऐसा कोई लेखन हो जिससे लगे कोई प्रकृति जो है, नेचर जो है या नॉन लिविंग थिंग कोई है, वो एक मानव की तरह व्यवहार करे, मानव की तरह काम कर रही है, तो वहीं पर आपका मानवीकरण, वहीं पर आपका पर्सनिफिकेशन होता है। जैसे अगर अंग्रेजी में अगर आप आएंगे, ये तो मान लीजिए हिंदी में आपके हो गया, अंग्रेजी में अगर आप आएंगे तो वहां पे लिखा होता लव इज ब्लाइंड, इसे देगा कहेगा यूज द फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको वहां पे देगा लव इज ब्लाइंड इन दिस सेंटेंस, देयर इज अ यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे आप? प्यार अंधा होता है, हिंदी इसका मतलब क्या है? प्यार अंधा होता है। तो इसमें बताओ अंधा होने वाला काम, प्यार अंधा कोई प्यार हो सकता कभी है? क्या प्यार की आग भी होती है? बोल भाई, क्या आग भी होती है प्यार के पास? नहीं होती है। आग तो आदमी के पास ही हो सकती है। तो ये आदमी की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। और यहीं पर आपका एक अलंकार और होगा, वो आपका होगा मेटाफर। मेटाफर का मतलब क्या होता है? रूपक। मेटाफर माने रूपक होता है, रूपक भी होगा आपका, पर्सनिफाइड भी होगा। एक अलंकार और देखिए, देखिए इसे अपॉर्चुनिटी गिवन नॉट डोर बट वंस, अवसर दरवाजा बार बार नहीं खटखटाता है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताओ, दरवाजे को पीटने वाला काम क्या अवसर करेगा कभी? क्या दरवाजे पे खड़ा होने वाला काम आदमी करता है ना? तो अवसर नहीं, अवसर ये काम कर रहा है। मतलब एक निर्जीव चीज जो है, एक भाव मन का जो है आपको दस्तक दे रहा है, आपको जगा रहा है, आपको मार मार के पिंच कर रहा है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन हिज हेड, मृत्यु ने अपने ठंडे हाथ राजा के सर पे रखा। तो मृत्यु जो है ठंडा हाथ रखेगी, मतलब ठंडा हाथ रखने वाला काम कौन कर सकता है? ये कोई व्यक्ति ही कर सकता है। यहाँ पे मृत्यु रख रही है, तो क्या हो जाएगी? यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह की जो सेंटेंस मिलेंगे आपको, वो जानिएगा कि आपका मानवीकरण है वहां पे, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, दोनों जगह आपको समझ कर इसका उत्तर देना है। आपके अंग्रेजी में देखो, तीनों अलंकार अंग्रेजी में आपके हैं। उपमा भी है, उपमा को वहां सिमली बोलते हैं। रूपक है, रूपक को मेटाफर बोलते हैं। मानवीकरण है, मानवीकरण को वहां पे क्या बोलते हैं? पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। और अलंकार यहाँ पे अंग्रेजी में अलंकार और जो आपके हैं, यही पर मोटा पहिया है, इसको ध्वन्यात्मक अलंकार बोलते हैं। और अलंकार यहाँ पे आपका है सिमली है, मेटाफर है, मानवीकरण है, आपका ये पर्सनिफिकेशन हो गया। ये अलंकार और दो अलंकार उसमें अंग्रेजी में आपके 5 अलंकार हैं, बड़े आसान है, उसको आप आराम से कर ले जाओ। चलो आगे आ जाइए। 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो यमक का मतलब क्या होता है? अलग अर्थ निकलता है। यमक का मतलब क्या होता है? सब देखिए और इसीलिए आप लोग सही, क्योंकि आप लोग अर्थ पढ़ते नहीं कभी, आप लोग खाली उसे बस पढ़ा उसे पढ़ लेते हैं, इसलिए दिमाग बैठता नहीं। यमक का मतलब होता है जुड़वा,
हाँ जुड़वा चिपक। यमक का मतलब होता है युगल या जुड़वा होता है। यहाँ पे शब्द डबल जो आते हैं, शब्द क्या होते हैं, दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ शरीर एक तरह, दिमाग उनका अलग अलग होता है, तो बनावट एक तरह की होता है, दिमाग उनका अलग अलग होता है। जुड़वा फिल्म देखिए, क्या बोलते हैं, सलमान खान की, दो सलमान खान डबल रोल उसमें है, दोनों का दिमाग अलग अलग है लेकिन दोनों सही एक तरह से है, तो उसी को जुड़वा फिल्म हो, इसे याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि सब एक तरह से होते हैं, दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखो, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, यहाँ पे बेर तो 2 बार है, एक बार यहाँ पे है, एक बार आपका यहाँ पे। बताओ एक बेर का मतलब क्या है यहाँ पे? एक बेर जो बैर ये बैर तीन मतलब बेर इसका यहाँ खाती पे। थी। बेर का समय मतलब हो यहाँ पे गया। जून है, 3 जून खाती है, 3 जून खाती हाँ। है, 3 जून यहाँ पे है, यहाँ पे 3 बेर है, तो 3 बेर खाते हैं, 3 बेर 3 दाएं खाते हैं। इसे अभी क्या बोलते हैं, खगकुल कुल सा बोल रहा, किसल का अंचल डोल रहा, जगती जगती की मुख प्यास, लाल चेहरे हैं नहीं पर लाल किसके, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, यमक अलंकार मिलेंगे आपको। इसमें डबल शब्द रहते हैं, एक शब्द 2 बार आता है, तो दोनों का अर्थ क्या अलग अलग होता है। तो इस तरह के जहाँ दिमाग, शरीर एक तरह का हो, दिमाग अलग अलग हो, वहीं पर आपका यमक अलंकार आपका होता है। यमक मतलब जुड़वा होता है। शेष का मतलब होता है चिपकना। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द में 3 अर्थ चिपके हुए होते हैं, 2 अर्थ चिपके हुए होते हैं। कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ पे कनक शब्द के 3 अर्थ हैं, 2 अर्थ है, कौन कौन से, धतूरा का एक अर्थ है, सोने का है। तो यहाँ पे श्लेष है, क्योंकि एक कनक में 2 अर्थ चिपके हुए हैं, एक सोना है, एक धतूरा है, ये अंतर दोनों में। अनुप्रास का मतलब बताइए क्या होता है? अनुप्रास का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है बैठना, आवृत्ति। पास आवृत्ति। आवृत्ति। आवृत्ति मतलब एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अगल बगल बैठे शब्द आकर के, उसी को प्रधन आस है। अनु प्रधन आस, आस माने बैठना, प्र माने होता है आवृत्ति, अनु माने होता है बार बार, एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, अगल बगल बैठे आकर के, उसी को प्रास बोलते हैं। अब इसमें कई प्रकार, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, धाता अनुप्रास, दुनिया का अनुप्रास में है, 4 तरह के अनुप्रास, 5 प्रकार के अनुप्रास के पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सारी चीजें आपको। और इस तरह से आपका अंतिम प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये सर ये मैथिली लाइन सर किसकी, गुप्त। शरण गुप्त। कहाँ से लिया गया है, नाम बताइए कहाँ से लिया गया इसको? वहां से साकेत से सर, वहां से यशोधरा, यशोधरा, जी जी जी, यशोधरा। यशोधरा ही कहती है, यशोधरा कहती है कि अगर गौतम बुद्ध मुझसे बता गए हो तो क्या मैं जाने नहीं देती उनको, मुझसे बता करके मुंह छिपा आधी रात को गायब हो गई। और राहुल को लेकर मैं सोई रहा, जब राहुल को लेकर सोई हुई होती है यशोधरा, उसी टाइम पे छोड़कर चले जाते हैं। तो वही कहती, सख हुए मुझसे कहकर जाते, तो मुझे अच्छा लगता, मुझे बता चले गए, बिना बताए निकल लिए। तो ये मिथिल शरण गुप्त ने लिखा है, यशोधरा में है ये। तो आपकी कक्षा यही समाप्त होती है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी लोग साथी जुड़े, और आप लोग जुड़े रहे अब तक, बहुत बड़ी बात यही है। गुड नाइट सर। सभी लोगों को शुभ रात्रि, और कल हम लोग पुनः मिलेंगे इसी टाइम पे, और तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।